वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। इतना कहकर उसने बर्तन उठाया और गुस्से में चली गई। शॉन एक पल के लिए हिचकिचाया, यह सोचकर कि कहीं वे हद से ज्यादा तो नहीं चले गए। कैसर की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम चाहते हो कि लीना उस सांप को ढूंढने जाए? शॉन तुरंत घबरा गया। बिल्कुल नहीं। फिर बात यही खत्म। कैसर लीना को ढूंढने गया। लीना बर्तन धो रही थी। उसका पूरा ध्यान साइलस को ढूंढने में केंद्रित तब वह ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसर चुपके से उसके पीछे आ गया। उसने अचानक अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसे ऊपर उठा लिया। लीना, मैं तुम्हें जो चाहूँ वो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और पुरुष के साथ साझा नहीं कर सकता। बोलते बोलते उसने उसके कपड़े के बटन खोलने शुरू कर दिए। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। रुको, मुझे थोड़ी दवा इस्तेमाल करने दो। कैसर उलझन में पड़ गया। कौन सी दवा? लीना ने एक छोटी सी शीशी निकाली। अभी बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हुई, यह औषधि इसे रोक देगी। कैसर ने उसके हाथ से शीशी छीन ली और थोड़ी सी अपने ऊपर डाल ली। मैं इसे तुम्हारे लिए लगा देता हूँ। लीना का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कैसर ने उसे पत्थर की दीवार से सटा दिया। उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। उसका चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया और फिर माहौल गर्मा गया। जब लीना उठी तो अगली दोपहर हो चुकी थी। आधे महीने बाद ऐसा लग रहा था कि साइलस जा चुका है और आखिरकार कैसर और शॉन लीना को सब्जी के बगीचे में ले जाने के लिए राजी हो गए। मीठी पत्ता गोभी को बहुत पानी की जरूरत थी और लीना को चिंता थी कि शॉन पानी ढोते ढोते थक जाएगा, इसीलिए उसने सिंचाई के लिए एक नाली खोदने का सुझाव दिया। शॉन पूरी तरह से हैरान रह गया। सिंचाई की नाली क्या होती है? यह तो एक नहर जैसी होती है जिसे हम नदी से बगीचे तक पानी लाने के लिए खोदते हैं। शॉन हिचकिचा रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं पानी बगीचे तक न पहुंच जाए। प्लानिंग कारगर नहीं होती, लेकिन कैसर को यह एक शानदार विचार लगा। लीना के पास हमेशा ऐसे अद्भुत विचार होते हैं और वे हमेशा सफल होते हैं। शॉन ने गहरी सांस ली। मुझे भी विश्वास है कि लीना का विचार काम करेगा। सिंचाई नहर परियोजना शुरू हो गई। शॉन ने जानवरों के एक समूह का नहर खोदने के लिए नेतृत्व किया। लीना उनके लिए कुछ पाइप बनाने ही वाली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पंजे कहीं ज्यादा प्रभावी है। शॉन उसे देखते ही तुरंत उसके पास दौड़ा और शॉन के प्यारे भेड़िए रूप को निहारने लगा। लीना खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसके चेहरे पर चुम्बनों की बौछार कर दी। जब उसका मन भर गया तो उसने अलविदा कहा। जल्दी वापस आना, हम रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। किनारे पर खड़े अकेले भेड़िए ईर्ष्या से हरे हो गए। सरदार शॉन, आप हद पार कर रहे हैं। वापस जाते समय लीना ने जमीन पर बहुत सारे फल देखे। उसने एक फल उठाया और अचानक उसके ऊपर से एक काली चमकदार वस्तु चीज नीचे गिरी। यह एक सांप की पूंछ थी। पता चला कि साइलस कभी गया ही नहीं था। वह शुरू से ही चुपके से उस पर नजर रख रहा था। 3 दिन बाद पहली सिंचाई नहर पूरी हो गई और फलों के पेड़ पक गए। कैसर अपने बाग रूप में एक पेड़ पर कूदा और उसे जोर से हिलाया, जिससे फल नीचे गिरने लगे। हालांकि फल भरपूर थी। लीना चिंतित थी क्योंकि उनके पास भेड़ियों के कबीले की जरूरत से कहीं ज्यादा खाना था। कैसर ने सुझाव दिया कि वे कुछ फल बेच सकते हैं या बाजार में अदला बदली कर सकते हैं। लीना तुरंत एक्साइटेड हो गई। यह एक बढ़िया थॉट था। वसंत के पहले बाजार के दिन सभी कबीले के जानवर व्यापार करने आए। भीड़ में लीना छोटी सी लग रही थी। कैसर ने उसे गोद में उठा लिया। इधर उधर मत भटकना, वरना कोई जंगली जानवर तुम्हें खा सकता है। इस बीच शॉन ने पहले ही उनके स्टॉल के लिए जगह ढूंढ ली थी। उन्होंने अपने फल और सब्जियां बेचने के लिए तैयार कर दी। लीना मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। आज यहाँ इतने सारे जानवर आए हैं, हमारा सारा सामान बिक जाएगा। कुछ क्रिस्टल के बदले अदला बदली मेरा मिशन पूरा होगा और मैं अपने जीवन के शहर पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन आधे घंटे बाद उनका स्टॉल खाली हो गया। एक मक्खी भी नहीं आई। बगल में लगी चहल पहल भरी दुकानों को देखकर लीना चैन से बैठ नहीं सकी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सब लोग आओ, स्वादिष्ट मीठी पत्ता गोभी और फल पुरुषों को बलवान और महिलाओं को सुंदर बनाते हैं। कैसर और शॉन शर्म से लाल हो गए। लीना को बड़ा चढ़ाकर बोलना बाखूबी आता है, लेकिन वह जानवर इंसान उसे देखता रहा तिरस्कार से। ये शायद झूठ है, इसमें मांस की गंध भी नहीं आ रही। शॉन ने बोलने वाले उस जानवर जैसे आदमी को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीना के खाने को खराब कहने की? तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। तभी एक जिज्ञासु महिला ने एक निवाला चखा
और पाया कि यह काफ़ी स्वादिष्ट है। इससे एक और महिला आकर्षित हुई। उसका साथी सूखा मांस और खाल का व्यापार करता था, लेकिन लीना को बस औषधीय जड़ी बूटियां और क्रिस्टल चाहिए थी। जानवर जैसे आदमी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जड़ी बूटी का वर्णन कर रही है। बस एक छोटे खरगोश की आंखें चमक उठी। मैं उस पौधे को जानता हूँ। वह उसे लाने के लिए घर भागा। जल्द ही वह जड़ी बूटी लेकर वापस आया, बिल्कुल वही जो लीना चाहती थी। छोटा खरगोश खुशी खुशी एक बड़ी पत्ता गोभी के बदले में जड़ी बूटियां लेकर घर चला गया। लीना को अपने मनचाही जड़ी बूटियां मिल गई थी और वह क्रिस्टल के बदले में उसका व्यापार करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जब तक सारे फल और सब्जियां बिक गई, उसे एक भी क्रिस्टल नहीं मिला। अपने सिस्टम क्वेस्ट को पूरा करने और पर्याप्त क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए लीना ने जंगली घोड़े जनजाति के पास जाकर उनसे सब्जियों का व्यापार करने का फैसला किया। जंगली घोड़े की जनजाति की तांत्रिक की निगाहें उसे देखते ही इधर उधर घूमने लगी। शॉन तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी नजरें उस पर न टिके। तांत्रिक ने आखिरकार नजरें हटा ली। शॉन, तुम यहाँ क्यों आए हो? शॉन ने सब्जियां ऊपर उठाते हुए कहा। मेरी प्रेमिका इन्हें क्रिस्टल के बदले देना चाहती है। तांत्रिक का मुंह खुला का खुला रह गया। और तुम्हें कोई साथी मिल गया? मुझे लगा था कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। शॉन को इतना गुस्सा आया कि वह घोड़े के चेहरे पर एक घूंसा मारना चाहता था, लेकिन फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बूढ़े कवारे, तुम्हें शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्यार कैसा होता है। बूढ़े तांत्रिक को लगा जैसे किसी ने उस पर ईंटों का एक ढेर गिरा दिया हो। मैं अभी सिर्फ 58 ईयर का हूँ। मैं अभी भी जवान हूँ। लेकिन उसे खुद भी यह कहते हुए शर्म आ रही थी। लीना हैरान रह गई। क्या बचकानी जोड़ी है। तांत्रिक गुस्से में शॉन के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया। यह देखकर लीना ने अपनी टोकरी से एक मीठी पत्ता गोभी निकाली। फैसला करने से पहले इसे चख कर तो देखो। तांत्रिक ने खुद से एक टुकड़ा तोड़ा और चखा। उसकी आंखें चमक उठी। यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। उसने लीना को ऊपर से नीचे तक देखा। स्टोन फैंग वुल्फ जनजाति ने पहले कभी इस तरह का भोजन नहीं खाया था। यह स्त्री भोली नहीं है। तांत्रिक ने 2 क्रिस्टल निकाले। ये तुम्हारी सब्जियों और फलों के लिए काफी होंगे। लीना ने क्रिस्टल लिए। वे रंगहीन थे, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। तभी जंगली घोड़ों के कबीले का मुखिया अंदर आया। जब उसे पता चला कि लीना शॉन की साथी है तो वह दंग रह गया। ईर्ष्या और जलन से भर गया। इतनी सुंदर प्यारी साथी और मैं उसी की तरह एक मुखिया, अभी तक अविवाहित हूँ। तांत्रिक ने मुखिया के कान में फुसफुसाया और आखिरकार वह उनके आने का उद्देश्य समझ गया। पहले तो मुखिया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने 3 सितारा आत्मा पशु कैसर को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। परेशानी से बचने के लिए उसने रंगहीन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उनके साथ व्यापार करने का फैसला किया। लीना ने आखिरकार सभी क्रिस्टल एकत्र कर लिए थे। अचानक सिस्टम से एक सरसराहट की आवाज आई। बधाई हो होस्ट, 5 रंगहीन क्रिस्टल संग्रह मिशन पूरा करने के लिए आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। सिस्टम ने उसे एक कंपास और खनिजों की पूरी मैप वाली एक किताब से पुरस्कृत किया। सिस्टम की सूचना फिर से सुनाई दी। कंपास आपको खनिज शिरावों को खोजने में मदद कर सकता है। लीना की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसे सोना मिल गया हो। क्या मैं इस जीव जगत में अमीर बनने जा रही हूँ और अपने जीवन के शिखर पर पहुँचने जा रही हूँ? लेकिन जब उसने धातु पिघलाने की अपनी वर्तमान क्षमता के बारे में सोचा तो उसे रोना आ गया। भले ही मैं सोने की खान पर बैठी हूँ, इसका कोई फायदा नहीं। सिस्टम मानो उसके मन की बात पढ़ रहा हो मुस्कुराया। होस्ट ने शुरुआती मिशन पूरे कर लिए है। सिस्टम अब अपग्रेड होगा और सक्रिय अवस्था में चला जाएगा। अपग्रेड के बाद नए फंक्शन उपलब्ध होंगे। लीना दंग रह गई। ये तो कमाल है। सिस्टम आपको सफल अपग्रेड की शुभकामनाएं देता है। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। सिस्टम की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अच्छा, मैं कामना करता हूँ कि आपका परिवार जल्द ही खुशहाल हो। लीना हैरान रह गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिस्टम गायब हो गया और लीना वास्तविक दुनिया में लौट आई। लीना, हमें वापस से चलना चाहिए। कैसर नीचे झुका और अपने बाघ रूप में बदल गया। लीना, बैठ जाओ। फिर वे भेड़िए के कबीले की ओर अपनी सफर पर निकल पड़ी। अगर 2 महीने पहले की बात होती तो लीना बाघ की सवारी करने की हिम्मत करने से पहले ही मर जाती। लेकिन अब वह रोमांचित थी। वह वेस्टमैन के साथ अपने मिलन और भविष्य में बाघ या भेड़िए के छोटे बच्चों की संभावना के बारे में सोच रही थी। यह कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन उसे लगा कि उसके अपने बच्चे जरूर प्यारे होंगे। जब वह सोच रही थी, अचानक एक बड़ा पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। शॉन ने उसे देखकर गुस्से में दहाड़ा। अरे बेवकूफ पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लीना को डराओगे? फिर वह गाली देते हुए पक्षी के पीछे भागा। लीना हंसे बिना नहीं रह सकी इस राक्षसी दुनिया में।
वह फिर कभी अकेली नहीं रहेगी। इसी बीच पक्षी जैसे दिखने वाले कुछ राक्षस भेड़िए के कबीले को ऊपर चक्कर लगा रहे थे। लीना द्वारा बोई गई सब्जियों और पेड़ों पर लगे फलों को देखकर उनके मन में कुछ बुरे ख्याल आए और उन्होंने उन्हें चुराने की प्लानिंग बनाई। उस रात जब सब सो रहे थे, पक्षी जैसे राक्षस चुपके से फल चुराने के लिए घुस आए। उन्होंने एक टुकड़ा खाया और उसे फेंक दिया, जिससे खाना बर्बाद हो गया। नीले पंखों वाले एक पक्षी ने एक रसीली पत्ता गोभी देखी और उस पर भूखे भूत की तरह झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, अचानक एक बड़ा काला सांप प्रकट हुआ और उनका पैर काट दिया। बड़ा बाघ लड़की के साथ लाड़ कर रहा था और छोटा भेड़िया उन्हें देख रहा था। वह तुरंत दयाभरी नजरों से लीना के पास दौड़ा। तुम सिर्फ कैसर को ही गले क्यों लगाने देती हो, मुझे भी गले लगाना है। इतना कहकर उसने उसे चूमने के लिए अपने होठ सिकोड़े। कैसर ने जल्दी से लीना को वापस अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन शॉन हार मानने वाला नहीं था। उसने शरारती मुस्कान के साथ मौका पाकर उसके होठों पर एक बड़ा चुम्बन दिया। पीछे ना रहने के लिए उसने भी उसे ढेरों चुम्बन दिए। लीना इतनी शर्मिंदा व नाराज हुई कि उसने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। इस बीच उन जानवरों की सब्जियां तहस नहस हो चुकी थी। जब लीना लौटी और उसने यह सब देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसे चिंता हुई कि कहीं उसके बगीचे का भी यही हाल ना हो गया हो, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी सब्जियां सुरक्षित थी। यह सब साइलस की वजह से था, जो चुपके से उसके बगीचे की रखवाली कर रहा था। कैसर के बगीचे में एक पंख मिला। एक भेड़िया जैसे जानवर ने एक पहाड़ की ओर इशारा किया। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद पक्षी जैसे राक्षसों का एक समूह स्काईरेट पर्वत पर आया था। यह सुनकर शॉन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने आदमियों को पक्षी जैसे जानवरों का सामना करने के लिए जाने लगा। जब वे पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे तो वे शुरू से ही आक्रामक थे और पूछने लगे, वह सांप जैसा जानवर कहाँ है जिसने हमारे शावकों को चोट पहुंचाई, उसे सौंप दो। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा सांप जैसा राक्षस? क्या ये साइलस हो सकता है? वो तो गया ही नहीं, पक्षी जैसे राक्षस ने चिल्लाकर कहा। सांप जैसे राक्षस को सौंप दो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। शॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसका हमारे भेड़िए के कबीले से क्या लेना देना है? देखो ये खेत कैसे बर्बाद हो गई है। साफ है कि ये सब तुमने पक्षी जैसे लोगों ने किया है। पक्षी जैसे राक्षस ने गुर्राहट की। खेत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंख वाले कबीले के शावक को चोट पहुंचाने की? तुम एक नाग राक्षस को पनाह भी दे रहे हो। हम तुम्हें इसका बदला चुकाएंगे। लीना का सब्र टूट गया और उसने उन पर गालियों की बौछार कर दी। पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षस इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे हरे पड़ गए। उन्होंने लीना द्वारा बोए गए फलों को रौंद डाला और उनका मजाक उड़ाया। तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो। उसी नाजुक समय में साइलस एक पेड़ से निकला, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और दहाड़ते हुए बोला, अगर बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। उसे देख कर सभी पक्षी जैसे दिखने वाले लोग अपने पशु रूप में बदल गए और साइलस पर टूट पड़े। लीना घबरा गई और मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन कैसर ने उसे रोक दिया। मत जाओ, यह बहुत खतरनाक है। साइलस ताकतवर है, लेकिन वह पक्षी जैसे दिखने वाले लोग हैं। वह उड़ सकते हैं और तेज है। साइलस नुकसान में है और सच में साइलस जल्द ही हारने लगा। पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षसों ने उसके शरीर पर खरोंचें मारी। लीना कैसर और शॉन से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। उसके पास साइलस के और अकेले दौड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंची, पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षसों ने उसे देख लिया। उस लड़की को पकड़ो। साइलस ने लीना को खतरे में देखकर जल्दी से अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेट ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह खतरनाक है। तभी एक पक्षी जैसे दिखने वाला राक्षस उन पर झपटा। साइलस ने लीना की रक्षा करते हुए खुद को बचाया, लेकिन पक्षी के पंजों ने उसकी पीठ पर खरोंच लगा दी। रुको! तभी कैसर और शॉन बीच में आ गए। रास्ते से हट जाओ, यह हमारे पंख वाले कबीले और सांप जैसे राक्षस के बीच का मामला है। अपने काम से मतलब रखो। शॉन ने दांत पीसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम लोग थोड़ा सामान दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा। भेड़िए के कबीले के राक्षस भी खड़े हो गए। जो भी हमारे सरदार को छुएगा उसे मार डालेंगे। पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षसों ने सिचुएशन को अपने पक्ष में ना देखकर अपने पंख समेट लिया और कुछ देर के लिए पीछे हट गए। बस थोड़ा इंतजार करो, ये सभी खत्म हो जाएंगे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। शॉन ने जाते हुए पक्षियों के कोसते हुए उनके सरदार से मिलने जाने की प्लानिंग बनाई। उसी समय लीना साइलस के घावों पर पट्टी बांध रही थी। यह देखकर कैसर गुस्से से मुट्ठी भींच गया। लीना, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? लीना ने बुरी तरह घायल साइलस को देखा। उसका दिल अपराध बोध से भर गया। मुझे याद है, लेकिन वो
अब बहुत घायल है, मुझे उसे ठीक होने के लिए वापस ले जाना होगा। कैसर के बाहें गहरी शिकन। मैं बदल गई और वह मुड़कर चला गया। लीना उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल दर्द से भरा। उसकी नजरों में मैं शायद एक बुरी औरत हूँ, लेकिन वह साइलस को पीछे छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। जैसा ही उसने उसके घावों पर पट्टी बांधी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांपने लगे। साइलस ने चिंता से उसकी ओर देखा। मैं ठीक हूँ, तुम्हें उनके साथ वापस जाना चाहिए, मेरे बारे में चिंता मत करो, लीना ने सिसकते हुए कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही थी जिसने हालात को ठीक से नहीं संभाला। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ वापस चलो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपने वादे को तोड़ने के बदले में। यह सुनकर साइलस खुश नहीं हुआ। मुझे तुम्हारा मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब वे गुफा में लौटे तो शॉन ने उन्हें रोक लिया। एक पक्षी राक्षस आदमी ने लड़की को ले जाने और उसके साथ बच्चे पैदा करने की धमकी दी, क्योंकि साइलस ने पंखों वाले कबीले के एक शावक को मार डाला था। इसीलिए उनके सरदार ने गुस्सा होकर अपने लोगों को भेड़ियों कबीले पर हमला करने के लिए ले गए, जिससे वह हंगामा मच गया। उस तनावपूर्ण समय में लीना कैसर के साथ दौड़कर वहां पहुंची। पक्षी जैसे प्राणी अहंकारी थे और भेड़ियों के कबीले से। कैसर गुस्से में था और वह दौड़ने ही वाला था, लेकिन लीना ने उसे रोक दिया। जल्दबाजी मत करो, मैं उनसे बात करती हूँ। इतना कहकर लीना शांत भाव से आगे बढ़ी। मैं भेड़ियों के कबीले की शमन हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। लेकिन पक्षी जैसे प्राणियों को विश्वास नहीं हुआ कि वह एक शमन है। तभी भेड़ियों के कबीले के सभी प्राणी उसके समर्थन में खड़ी हो गई। लीना बहुत कुछ जानती है, वह निसंदेह हमारे भेड़ियों के कबीले की शमन है। यह सुनकर पक्षी जैसे प्राणी इतने आश्चर्यचकित हुए कि वह वापस अपने पशु रूप में बदल गए और आपस में फुसफुसाते हुए इकट्ठा हो गए। लीना असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। जब वे हिचकिचा रहे थे तभी आसमान से एक बड़ा पक्षी नीचे उतरा। यह पक्षी बेहद अनोखा था, जिसके पंख धधकते लाल थे, बाल सुनहरे थे और शरीर अनगिनत चमकते रत्नों से ढका हुआ था। लीना दंग रह गई और असमंजस में ही नीचे गिरते एक लाल पंख को पकड़ लिया। यह देखकर सभी पक्षी मानव एक साथ बोले, एल्डर जूलिंग। लीना ने ऊपर देखा और तुरंत ही शूलिंग के शरीर पर जड़े रत्नों से मोहित हो गई। उसकी आंखों में धन की लालसा चमक उठी। उसने शूलिंग के बेहद आकर्षक रूप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, कितना खर्चीला है। शूलिंग ने बाहें उठाकर शरारती अंदाज में कहा, अरे अरे, क्या तुमने जी भर के देख लिया? चलो हमारे बीच जो भी विवाद है उसे हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। लीना आखिरकार होश में आई, जल्दी से नजरें हटाई और बोली, सच में साइलस ने जल्दबाजी में काम किया, लेकिन तुम्हारा शावक पूरी तरह निर्दोष नहीं था। शूलिंग ने ताना मारा, हमने एक शावक खो दिया, तुम हमें बदले में एक शावक दे दो और हम हिसाब बराबर कर लेंगे। लीना को लगा यह एक अब तक की सबसे बेतुकी बात है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसे असमंजस में देखकर सभी पक्षी मानव खुश हो गए। शूलिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके सामने प्रकट हुआ, तुम्हारा एक शावक मेरे साथ है और तुम पंख वाले कबीले के शावक का हक चुका दोगी। लीना की आंखें चौड़ी हो गई और उसने आखिरकार उसका बेहद खूबसूरत चेहरा देखा। उसके शब्दों से पक्षी मानव इतने हैरान हुए कि वह लगभग पेशाब करने ही वाले थे। बड़े शूलिंग, आप क्या कर रहे हैं? शूलिंग ने उनकी हैरान निगाहों को नजरअंदाज किया और लीना को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। तो क्या तुम सहमत हो? लीना इतनी गुस्से में थी कि वह आग उगल सकती थी, सपने में भी नहीं। वह जितनी ज्यादा गुस्से में थी, जैसे जैसे शूलिंग और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था, वैसे वैसे तुम मुझे इतनी कामुक निगाहों से घूर रही थी। तुम साफ तौर पर मुझ पर मोहित हो, तो फिर मुझे क्यों ठुकरा रही हो? लीना हैरान रह गई और आखिरकार भड़क उठी, अहंकारी, तुम पर कौन मोहित है? मैं तो क्रिस्टल देख रही थी। शूलिंग ने कंधे उचकाते हुए मजाक उड़ाया, कितनी बेईमान छोटी औरत है। लीना ने कहा कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसने उसे भेड़ियों के कबीले की दूसरी महिलाओं से मिलवाने का प्रस्ताव दिया। फिर भी वह उसे पाने पर तुला हुआ था। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लीना का सिर चकरा रहा था और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पक्षी जैसे दिखने वाले जानवर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, एल्डर शूलिंग, वह प्रपोजल कितनी शानदार थी। लीना ने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, जानवर में शिष्टाचार का
कोई भूत नहीं होता। आधुनिक दुनिया में यह आदमी एक विकृत मानसिकता वाला होता, जैसे जेल में डाल दिया जाता। आमतौर पर ठंडे और अलग थलग रहने वाले शूलिंग को खुलेआम अपना प्यार जताते देख पक्षी जैसे दिखने वाले जानवर अविश्वास में पड़ गए। क्या आज सूरज पश्चिम से उगा था? लीना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उस अहंकारी के चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी, लेकिन कैसर ने उसे रोक दिया। एल्डर शूलिंग, प्लीज लीना को चिढ़ाना बंद करे। उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। लीना बहुत खूबसूरत है। यह नाम मुझे पसंद है, शूलिंग ने अपने होठ चाटते हुए कहा। लीना इतनी गुस्से में थी कि मानो अपने दांत तोड़ बैठी हो। सुंदर बकवास, बूढ़े कमीने। कैसर की आंखों में एक ठंडी चमक कूदी। क्या तुम सच में लीना को पाना चाहते हो? मैंने पहले कभी इतनी ताजी और आकर्षक लड़की नहीं देखी। यह सुनकर कैसर की आंखों में जानलेवा इरादा भर आया। तो चलो मुकाबला करते हैं। तुम्हें लीना के साथ रहने का अधिकार तभी होगा जब तुम मुझे हरा सको। लीना को डर था कि कैसर को चोट लग जाएगी, इसीलिए उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। लड़ो मत, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। कैसर ने धीरे से उसके बाल सहलाए। मुझे उससे लड़ना ही होगा, यही जानवरों का तरीका है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने लीना का गाल छोड़ दिया और धीरता से शूलिंग की ओर चल पड़ा। लीना आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। दोनों को लंबे समय तक अलविदा कहते देख शूलिंग ने झुंझुलाहट में अपनी आंखें घुमाई। सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन करने से तुरंत मौत हो जाती है। देखते हैं मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कैसर ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। देखते हैं पहले कौन गिरता है। इतना कहकर वह तुरंत अपने बाघ के रूप में बदल गया और तीर की तरह शूलिंग पर झपटा। शूलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर गायब हो गया और कैसर का निशाना चूक गया। अगले ही पल वह कैसर के पीछे आया और अपने हाथ में आग का गोला बना लिया। उस नाजुक समय में लीना चिल्लाई, वह तुम्हारे पीछे है। लेकिन जब तक कैसर पलटवार करता, आग उस पर दहाड़ते हुए अजगर की तरह आ गिरी और उसके शरीर को बेध गई। एक जोरदार धमाके के साथ वह हवा में उड़ गया। लीना आगे बढ़ी और चिल्लाई, शूलिंग रुक जाओ। शूलिंग ने धीरे धीरे लपटों को समेटा। जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहता है। यही प्रकृति का नियम है। अगर तुम्हारे साथी तुम्हारे रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए और एक मजबूत साथी ढूंढ लेना चाहिए। लीना अपनी जगह पर डटी रही और कैसर की रक्षा करती रही। कैसर कमजोर नहीं है, वह बहुत मजबूत है। अपनी पत्नी के भरोसे और हौसला बढ़ाने वाले शब्दों को सुनकर कैसर में अचानक नई ताकत आ गई और वह खड़ा हो गया। लीना को अचानक अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई और उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी कमर पर कैसर का तारा चिन्ह उभर आया था। उस समय कैसर का शरीर आग और बिजली से कड़कड़ा रहा था। उसकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। ये देखकर भी कैसर अविचलित रहा। अरे वाह, यह सफेद बाघ तो और भी शक्तिशाली हो रहा है। कैसर ने नए जोश के साथ फिर से हमला किया। शूलिंग बच निकला और कैसर का वार फिर चूक गया। उसके वार की शक्ति से जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। शूलिंग चौंक गया। कैसर की शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसने अपना हमला तेज कर दिया। शूलिंग बस भाग बच सकता था। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगा। हताशा में आकर उसने मुकाबले के नियमों को तोड़ दिया और अपने पंखों का इस्तेमाल करके और भी तेज आग पैदा कर दी। कैसर भी पीछे नहीं रहा और उसने बिजली के झटके से पलटवार किया। शक्तिशाली ऊर्जाएं टकराई जिससे जमीन कांप उठी और पत्थर उड़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने आखिरकार लड़ना बंद कर दिया। मैं हार गया। मैंने अपने पंखों का इस्तेमाल किया। पक्षी जैसे प्राणी अविश्वास में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शक्तिशाली एल्डर शूलिंग हार सकते हैं। शूलिंग ने लीना की ओर देखा। तुम सही थी, तुम्हारी साथी वाकई शक्तिशाली है। मैंने उसे कम आंका था। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया और चला गया। शूलिंग को जाते देख बाकी पक्षी जैसे प्राणी भी तितर बितर हो गए और अपने कबीले में लौट गए। भेड़िया जैसे प्राणी सबने जयकार के हम जीत गए। उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कैसर को आखिरकार राहत मिली, लेकिन लड़ाई से उसका शरीर कमजोर हो गया था। अचानक उसका दम घुट गया और वह गिर पड़ा। लीना ने तुरंत दूसरे जानवरों को आदेश दिया, कैसर को वापस लाओ और उसके घावों का इलाज करो। उसे बुरी तरह घायल देखकर वह घबरा गई। उसने जल्दी से उसके घावों को साफ किया और उसे जगाने के लिए बेताब होकर पुकारने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं डरी हुई हूँ। उसके आंसू उसके चेहरे पर और फिर उसके घावों पर गिरे। उसी समय उसकी कमर पर बने जानवरों के निशान से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जो उसके आंसुओं के साथ मिल गई और दोनों को एक गर्म चमक में लपेट लिया।
चमत्कारिक रूप से उसके घाव भरने लगे और जल्द ही वह पूरी तरह गायब हो गए। लीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके शरीर के लगभग आधे हिस्से पर जलने के निशान गायब हो गए थे। कैसर धीरे धीरे होश में आया। लीना तुरंत उसकी बाहों में गिर पड़ी, रोने लगी और उसकी मजबूत छाती से लिपट गई। तुम आखिरकार जाग गए। कैसर ने धीरे से उसके आंसू पहुंचे। ठीक उसी समय जब वे एक दूसरे के करीब आने वाले थे, कोई अंदर आ गया। कैसर को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर शॉन दंग रह गया। मैंने सुना था कि तुम बुरी तरह घायल हो गए थे। तुम्हें एक खरोच तक कैसे नहीं आई और तुम 4 सितारा शॉल बीस्ट में अपग्रेड हो गए। कैसर भी उतना ही हैरान था। उसे याद था कि उसे पूरी तरह चोट लगी थी, लेकिन जब वह जगा तो उसकी सारी चोटें गायब हो गई थी। साइलस ने यही अनुमान लगाया था, शायद यह कोई जादुई उपचार था। सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। जादुई उपचार में पौधों की जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके जानवर जैसे दिखने वाले इंसान के घावों को भरा जाता है। शॉन ने लीना की ओर मुड़कर कहा, तुम पूरे समय कैसर के साथ थी, तुम्हें पता है क्या क्या हुआ? लीना हिचकिचाई। वह यह कैसे कह सकती थी कि रोते और पट्टी बांधते हुए उसके घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसने कहा कि उसे नहीं पता। कैसर ने पूछा, जब घाव भर रहा था तो क्या कुछ खास हुआ था? लीना ने कुछ देर सोचा। मुझे लगता है कि मुझे पौधों की खुशबू आई थी। शॉन और कैसर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें शक था कि लीना का इसमें कुछ हाथ है। कैसर ने अपने पंजे उठाए और अपनी बाह पर एक कट लगा लिया। लीना ने उस भयानक घाव को देखा। फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया जो कट पर गिरने लगा। एक चमत्कारिक सीन सामने आया। घाव भरने लगा। शॉन हैरान था और लीना शॉक्ड। कैसर पास आया और धीरे से उसके आंसू चाट लिए। पल भर में उसके हाथ का घाव पूरी तरह गायब हो गया। शॉन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लीना तुम कमाल हो। लीना को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास ऐसी जादुई शक्ति है। कैसर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाया, लीना अब से इतनी आसानी से मत रोना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास यह ठीक करने की शक्ति है। लीना ने सिसकी भरी, मैं याद रखूंगी। कैसर को शक था कि न सिर्फ उसके आंसू बल्कि उसके शरीर के दूसरे हिस्से जैसे उसकी लार या उसका खून भी इस शक्ति से जुड़ा हो सकते हैं। यह सुनकर शॉन का चेहरा सीरियस हो गया। अगर लोगों को पता चला कि लीना का खून घावों को ठीक कर सकता है तो उसे जिंदा ही खा लिया जाएगा। कैसर के ठीक होने के बाद लीना को आखिरकार याद आया कि उसे साइलस से पूछना चाहिए कि उसने उस पक्षी के बच्चे को क्यों चोट पहुंचाई थी। साइलस ने हल्की सी मुस्कान दी, वे पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षस तुम्हारे बगीचे और सब्जी के बाग को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख नहीं सकता, यह जानकर कि साइलस उनके बगीचे की रक्षा कर रहा था। लीना कृतज्ञता से भर गई और उसके लिए कुछ खाना बनाने चली गई। इसी बीच कैसर नदी किनारे अकेला उदास बैठा था। तभी शॉन उसके पास आया। सूरज डूबने वाला है, क्या तुम घर नहीं जा रहे? कैसर ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। शॉन हैरान रह गया, अरे इसमें बड़ी बात क्या है? वह सांप अब हमारे साथ रह रहा है, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं। कैसर अपने हाथ में अंगूठी से खेलने लगा। लीना उस सांप की बहुत परवाह करती है, उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरे लिए असहनीय हो गया है। शॉन गुस्से में जमीन पर बैठ गया। आज हमने एक सांप से छुटकारा पा लिया, लेकिन कल बाज, शेर या तेंदुआ भी हो सकता है। क्या तुम उन सबको रोक सकते हो? कैसर फिर चुप हो गया। शॉन ऊब कर उठा और चला गया। जब कैसर घर पहुंचा तो उसने लीना को मांस काटते देखा और जल्दी से उसके पास गया। मुझे करने दो। लीना का शरीर थोड़ा कपा और उसने अपने होंठ काट लिए। लीना क्या हुआ? कैसर ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वह मुड़ी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। कैसर ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके आंसू पहुंचे। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम्हें इतनी आसानी से नहीं रोना चाहिए? मैं पहले स्वार्थी हो रहा था, यह देखकर कि तुम साइलस की कितनी परवाह करती हो। मैं शांत होने के लिए सब्जी के बगीचे में चला गया था। लीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। जब साइलस ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने दूंगी। उसने पहले भी तुम्हारी जान बचाई है, उसे थोड़ी देर और रहने दो। लीना ने अपने आंसू पोंछे और उस समझदार बड़े बाघों को गले लगा लिया। तभी साइलस अंदर आया। कैसर की आंखें सिकुड़ गई और साइलस की निगाहें एक दूसरे पर टिक गई। उस रात लीना ने एक शानदार खाना बनाया। चारों मेज के चारों ओर बैठे थे। माहौल सीरियस था। कैसर ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और लीना की थाली में मांस परोस दिया।
साइलस ईर्ष्या से देख रहा था, काश मैं लीना से पहले मिला होता और उसका साथी बन गया होता। जब वह यही सोच रहा था, लीना ने उसे मांस की एक सींग थमा दी। यह बहुत स्वादिष्ट है। साइलस ने एक टुकड़ा खाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस था जो उसने खाया था। कैसर शरारती मुस्कान के साथ बोला, लीना ने तुम्हें वह चर्बी वाला मांस दिया है जो उसे पसंद नहीं है। लीना ने शर्मिंदा होकर नजरें फेर ली और जल्दी से बात बदलते हुए साइलस को पत्ता गोभी का एक पत्ता दिया। ज्यादा मांस खाने से भारीपन आ सकता है, कुछ सब्जियां खा लो। साइलस को लीना की बनाई कोई भी चीज, चाहे वो मिट्टी ही क्यों न हो, स्वादिष्ट लगती थी। अगली सुबह साइलस ने देखा कि उसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे। वह लीना को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था और खुद को खरोच कर एक और घाव बनाने ही वाला था। तभी शॉन आया और बोला, अरे अगर तुम ठीक हो गए हो तो आलस छोड़ो और खेतों में काम पर लग जाओ। ये सुनकर कि उसे निकाला नहीं जा रहा है, साइलस ने कहा, लेकिन क्या हो रहा था? काम पर लगाए जाने पर साइलस बहुत खुश हुआ। वह सब्जी के बगीचे में गया और अपनी खास कला का प्रदर्शन करते हुए मुंह से पानी छिड़ककर कुछ ही मिनटों में पूरे बगीचे को सींच दिया। शॉन उसकी कला देख कर दंग रह गया। जो कमाल आधे दिन में होना था वह कुछ ही मिनटों में हो गया। सभी लोग उस बड़े सांप की अद्भुत क्षमता को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे अपने साथ शिकार पर चलने का न्योता दिया। साइलस आश्चर्यचकित था। उसने कभी भी ऐसे पशु मानवों से मुलाकात नहीं की थी जो उसके प्रति इतनी मित्रवत है। तभी पीछे से लीना की आवाज आई, जाओ साइलस, बस जल्दी वापस आना मत भूलना। साइलस ने एक्साइटेड होकर सिर हिलाया। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसके साथ रहने का यह मौका जरूर लेना चाहिए। एक पक्षी लीना को अपनी पत्नी बनाने के लिए छीनना चाहता था, लेकिन बाघ कैसर द्वारा भगाए जाने के बाद उस पक्षी जनजाति का मुखिया उनके दरवाजे पर आया और आक्रामक रूप से मांग की कि भेड़िया जनजाति उस बड़े काले सांप साइलस को उनके हवाले कर दे। शॉन ने साफ इनकार कर दिया। पक्षी मानवों के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब से साइलस धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। लीना उन तीनों सुंदर जानवरों को निहार रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वे काम करते हुए भी कितने आकर्षक लग रहे थे। जल्द ही उन्होंने फसल काट ली। लीना ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी से खेलते हुए सारा खाना अपने भंडार में रख दिया। पलक झपकते ही जमीन पर पड़ा सारा खाना गायब हो गया। बगल में खड़ा साइलस अचंभित था। लीना ने समझाया, इस अंगूठी में एक भंडार है, मैंने सारे फल और सब्जियां इसमें रख दी है। साइलस ने मन ही मन सोचा कि लीना कोई साधारण इंसान नहीं है। अगले दिन बाजार का दिन था और लीना का परिवार फिर से बाहर निकला। उन्होंने अपना स्टॉल लगाया और जैसे ही उन्होंने अपने फल और सब्जियां सजाई, छोटे खरगोश उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़े। जड़ी बूटियों के बदले फल ले रहे थे। तभी जंगली घोड़े जनजाति का मुखिया आया और घमंड से उनकी सारी सब्जियां और फल खरीद लिए। साथ ही कुछ चौंकाने वाली खबर भी लेकर आया। कल डार्क मून मंदिर से कुछ लोग ब्लैक रिवर जनजाति में आए थे। उन्होंने कहा था कि वे साइलस नाम की एक नाग राक्षस की तलाश कर रहे हैं। लीना और बाकी सब साइलस को देखते हुए जम गए। जंगली घोड़े जैसे दिखने वाले राक्षस उन्हें हैरानी से देख रहे थे। अरे तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? कैसर ने गला साफ किया, वे इसकी तलाश क्यों कर रहे थे साइलस? जंगली घोड़े जैसे दिखने वाले उस प्राणी ने सिर हिलाकर कहा कि उसे नहीं पता और उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी भी सांप जैसे प्राणी को देखते ही उससे दूर रहे। तीनों ने एक साथ सिर हिलाया, हम जानते हैं। बगल में बैठा सांप हैरान रह गया। जंगली घोड़े जैसे दिखने वाले प्राणियों के जाने के बाद शॉन ने साइलस से पूछा, तुम अंधेरे चांद के मंदिर के लोगों के साथ कैसे जुड़ गए? मैंने मंदिर की पवित्र वस्तु चुराई और प्रधान पुजारी की हत्या कर दी। कैसर और शॉन का मुंह खुला का खुला रह गया। वे जानते थे कि साइलस ने जो किया था वह एक सीरियस क्राइम था। साइलस उन्हें फंसाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जाने का फैसला किया। यह सुनकर लीना अपना आपा खो बैठी। हम एक परिवार है, कोई नहीं जा रहा। तुम कैसर और शॉन के साथ परिवार हो, मेरे साथ नहीं। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लीना और भी उत्तेजित हो गई। कैसर ने उसे जल्दी से शांत किया, चलो इससे पहले कि देवदूत हमें ढूंढ ले कोई हल निकालते हैं। लेकिन साइलस अपने इरादे पर अडिग था। कैसर और शॉन को लीना का अच्छे से ख्याल रखते देख उसे राहत मिली। उस रात भयंकर तूफान के बीच उसने दृढ़ निश्चय के साथ भेड़ियों के कबीले को छोड़ दिया। अगले दिन सबको पता चला कि साइलस गायब है। लीना बहुत परेशान थी और उसे ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन शॉन ने उसे रोक दिया। शॉन ने कहा, तुम अभी बहुत नाजुक हो, इधर उधर भागना ठीक नहीं है। लेकिन लीना साइलस की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित थी कि शॉन को वादा करना पड़ा कि वह उसे ढूंढ निकालेगा। कैसर ने
भी कहा कि वह शॉन के साथ जाएगा, परिवार हमेशा साथ रहता है। यह सुनकर लीना को बहुत राहत मिली। कैसर आखिरकार उसने साइलस को परिवार का हिस्सा मान लिया। कैसर ने उसके गाल पर एक चुम्बन दिया। यह देखकर शॉन ने भी ऐसा ही किया और उसके चेहरे पर ढेर सारे चुम्बन बरसाए। फिर शॉन, कैसर और कुछ और जीव साइलस को ढूंढने निकल पड़े। इसी बीच साइलस अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि दैवीय दूतों ने उसे पकड़ लिया। वे तुरंत भयानक विशालकाय सांपों में बदल गए। साइलस की आंखें सिकुड़ गई। यह भेड़ियों के कबीले के बहुत करीब है, मुझे इन्हें यहाँ से दूर ले जाना होगा। वह तेजी से नदी में घुस गया और बाकी सांप उसका पीछा करने लगे। जल्द ही उन्होंने उसे घेर लिया। संख्या में कम होने के कारण साइलस खुद छुड़ा नहीं सका। एक बड़े सांप ने उसके शरीर पर जोर से काट दिया। धिक्कार है, इन सांपों के दांत तो जहरीले हैं। साइलस बचने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन जहर बहुत तेज था और उसकी नजर धुंधली होने लगी। ठीक उसी समय कैसर ने झपट्टा मारा और उस बड़े हरे सांप को काट लिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। भेड़ियों जैसे दिखने वाले राक्षस भी मदद के लिए दौड़े और बाकी सांपों को घेर लिया। आखिरकार कैसर किसी तरह साइलस को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तब तक साइलस जख्मों से लथपथ था और बेहोश हो रहा था। जैसे ही कैसर उसे इलाज के लिए वापस ले जाने वाला था, सांप उनके पास पहुंच गए। उसे छोड़ दो, कैसर ने तुरंत शॉन को पुकारा। शॉन ने जोरदार दहाड़ मारी और पल भर में बर्फीला तूफान आ गया, जिससे सांप बर्फ की मूर्तियों में जम गए। लेकिन एक पल में वे आजाद हो गए। शॉन ने कैसर को देखा और वह समझ गया कि वे अलग अलग हो गए और एक दलदल की ओर ले गए। शॉन सबसे पहले कूदा और सतह को जमा दिया। जाल से अनजान सभी सांप उन पर टूट पड़े। यह देख कर के वे चारा ले चुके हैं। शॉन ने बर्फ पर पैर पटका और सभी सांप दलदल में गिर गए और धीरे धीरे डूबने लगे। कैसर ने साइलस को अपनी पीठ पर उठाया और आदेश दिया, चलो घर चलते हैं। उसे सीरियस इंजरी हुई थी और सामान्य जहर के इलाज बेकार थे। अंतिम उपाय के रूप में लीना ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने एक खंजर लिया, अपने हाथ पर एक कट लगाया और अपने ही खून को विषनाशक के रूप में इस्तेमाल किया। कैसर ने उससे बैल ले लिया। मैं इसे खिला दूंगा, शॉन ने साइलस को सहारा दिया। कैसर ने उसे लीना का खून पिलाया। पल भर में उसके शरीर के घाव भरने लगे। उसने अपनी आंखें खोली और जहरीला खून थूक दिया। जब वह जागा तो उसने लीना को बाकी लोगों को अपने आसपास पाया। साइलस उलझन में था। मैं यहाँ कैसे आया? मैं चुपके से कबीले से निकल गया था। तुम बुरी तरह जहर से प्रभावित थे, हमने तुम्हें बचाया। लीना ने अपने खून से तुम्हारा इलाज किया। यह सुनकर साइलस का दिल दुख से भर गया और उसने अपने होठ काट लिए। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि हम एक परिवार है, लेकिन मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इन शब्दों ने शॉन को गुस्सा दिला दिया और लीना का दिल बैठ गया। साइलस लीना द्वारा उसे बचाए जाने के लिए घायल किए गए हाथ को देखकर दृढ़ हो गया। उसे डर था कि कहीं वह उन्हें और ज्यादा परेशानी में ना डाल दे, लेकिन लीना को इसकी परवाह नहीं थी और कैसर भी चाहता था कि वह वही रहे। साइलस अपना आपा खो बैठा। बात अलग है, तुम लीना के परिवार हो और मैं नहीं। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। मुझे जाने दो, इतना कहकर वह धीरता से मुड़ा और चला गया। उसे जाते हुए देखकर लीना मिली जुली भावनाओं से भर गई। कैसर ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर वह ऐसे चला गया तो मर जाएगा। लीना ने दांत पीस कर खुद को संभाला और उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वह मुड़कर उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे चूम लिया। चूमन 2.5 मिनट तक चला। साइलस पूरी तरह से अचंभित था। मैंने तुम्हें चूमा, अब से तुम मेरे आदमी हो, फिर भी तुमने यह कहने की हिम्मत है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। साइलस का ठंडा चेहरा लाल हो गया। लीना सहज रूप से थोड़ा पीछे हट गई। शॉन बगल में खुश नहीं था। अगर परिवार बनने के लिए सिर्फ एक चुम्बन ही काफी है तो लीना को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं कर सकता था। सब लोग हैरान रह गए। कैसर और शॉन द्वारा साइलस को स्वीकार करना लीना के लिए एक सपने जैसा था, एक खूबसूरत सपना जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच है। लीना, क्या तुम मेरे साथ भी वैसा ही बिहेवियर करोगी जैसा तुम कैसर और शॉन के साथ करती हो? वह कुछ सेकंड के लिए दंग रह गई, फिर उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। ओह, जब तुम ठीक हो जाओगे तब इस बारे में बात करेंगे। साइलस आशा से भरा हुआ था, कह रहा था कि वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। शॉन ने गहरी सांस ली। धिक्कार है, चालाक सांप। लीना ने कैसर को देखा और उसने सिर हिलाया। फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट की अंगूठी निकाली और उसे साइलस के हाथ में पहना दी। इसके बाद से वह अकेला नहीं रहा। आखिरकार उसे एक घर और एक ऐसा साथी मिल गया जो उससे बहुत प्यार करता था। कैसर और शॉन जश्न मनाने के लिए मांस और सब्जियां लेने गए। लीना भी मदद करना चाहती थी, लेकिन साइलस ने उसे रोक दिया। मैंने पवित्र वस्तु नहीं चुराई और ना ही मैंने महायाजक की हत्या की।
लीना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। साइलस रोने लगा। मुझे फंसाया गया, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। लीना, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? लीना उसकी ईमानदारी देख सकती थी। उसका जवाब सरल और सीधा था। उसने उसकी ठुड्डी उठाई और उसे फिर से चूमा। उसकी निगाहें धीर थी। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। साइलस की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। लीना ने अपने ऊपर एक गर्म तरल महसूस किया। वह जानती थी कि ये उसके आंसू थे। मैं साइलस को इतनी खुशी दूंगी कि वह अपने दर्द भरे अतीत को भूल जाएगा। 3 दिन बाद साइलस पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन लीना खून की कमी से बीमार पड़ गई थी। अचानक डिंग की आवाज आई। सिस्टम की सूचना सुनाई दी। सिस्टम 438 का अपग्रेड सफल रहा। सिस्टम क्रिस्टल माल अब खुल गया है। लीना उछल पड़ी। 8, आखिरकार तुम वापस आ गए। सिस्टम हैरान रह गया। 8 कैसा निकनेम है? यह तुम्हारा निकनेम है? क्या मैं तुम्हें 438 कहूँ? सिस्टम कुछ बोल नहीं पाया। तुम मुझे 8 ही कह सकते हो। लीना ने फिर 8 से पूछा, ये कौन सा माल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? सिस्टम ने कंधे उचकाए और स्क्रीन पर 2 पौधे दिखाई दिए। पोस्ट माल में क्रिस्टल के बदले सामान ले सकता है। लीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस दुनिया में सूरजमुखी और लंबी फलियां देख पाएगी। उसने नियमित बटन दबाया और 10 क्रिस्टल के बदले सूरजमुखी और लंबी फलियों के बीज खरीदे। उसने अपने 3 साथियों से खेत में बीज बोने को कहा। अपने खुशहाल परिवार को देखकर उसे राहत मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीज कब फल देंगे। अब परिवार सुख शांति से रह रहा था। आज फिर से बाजार का दिन है और लीना और उसका परिवार हमेशा की तरह अपने फल और सब्जियां बेच रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना स्टॉल लगाया, जानवरों की भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक इस भीड़ ने लीना को चौंका दिया। जानवर सब खरीदने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे और छोटे खरगोश कुचले जा रहे थे। लीना घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी नाजुक समय में कैसर आगे बढ़ा और दहाड़ा, सब शांत हो जाओ। दहाड़ बिजली की कड़क जैसी थी और भीड़ तुरंत शांत हो गई। जानवर इतने डरे हुए थे कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अगर कोई लाइन तोड़ता है या परेशानी खड़ी करता है तो मुझे आज रात के खाने में एक अतिरिक्त मांस का व्यंजन जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कैसर की शक्तिशाली उपस्थिति से सभी कांप उठे और आज्ञाकारी होकर कतार में लग गए। जिन छोटे खरगोशों को किनारे कर दिया गया था, वे अब सबसे पहले सामान खरीदने लगे। जब सभी कतार में लग रहे थे, तभी बैंगनी बालों वाला एक राक्षस खुलेआम बीच में घुस आया और बेहद घमंड दिखाने लगा। यह देखकर साइलस ने तुरंत अपनी पूंछ पटकी और उस राक्षस को दूसरी दुनिया में भेज दिया। उसके बाद सभी ने अच्छा व्यवहार किया। फल और सब्जियां लगभग बिकने वाली थी, इसीलिए लीना ने अपनी अंगूठी घुमाई और सब्जियां लगभग अपना भंडार खोला और बेचने के लिए और सामान निकाल लिया। नया स्टॉक आते ही भीड़ फिर से उमड़ पड़ी। साइलस ने अपनी जीभ बाहर निकाली। अगर किसी ने भी कतार तोड़ने की हिम्मत की तो मैं उसे पूरा निकल जाऊंगा। आधे दिन में ही सारे फल और सब्जियां बिक गई। कैसर ने बदले में मिले जड़ी बूटियों और क्रिस्टलों को गिनना शुरू कर दिया। लीना काम के कारण पसीने से तरबतर थी, इसीलिए उसने कुछ लोगों को काम पर रखा और उन्हें उचित वेतन दिया। इसी से कैसर को जमीन खरीदने का थॉट आया। लीना मन ही मन हैरान थी। अगर कैसर का जन्म डिजिटल दुनिया में हुआ होता तो वह एक बेहद सफल और चतुर व्यवसायी होता। जमीन अधिग्रहण सुचारू रूप से संपन्न हुआ और लीना ने सभी को बीज बांट दिए। समय बीतने के साथ पौधों की वृद्धि दर बढ़ने लगी। खेत खूब फल फूल रहे थे, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मजदूरों के चेहरे सुअर के सिर की तरह सूज गए। लीना को लगा कि दूसरे जानवरों ने उन्हें परेशान किया होगा, लेकिन पता चला कि यह बगीचे के पौधों का कमाल था। सूरजमुखी के बीजों से उन्हें चोट लगी थी और फलियों के फटने से उनकी पीठ फट गई थी। लीना का मुंह खुला रह गया। उसे शक हुआ कि माल से लाए गए बीजों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह तुरंत जांच करने गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो पौधे सामान्य दिख रहे थे, सिवाय इसके कि सूरजमुखी 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे थे और वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। यह देखकर कैसर ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सूरजमुखी के पास पहुंचा, उसने बीज उगल दिए। कैसर ने तुरंत लीना को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब वे दूर हटे तभी सूरजमुखी ने हमला करना बंद कर दिया। फिर कैसर ने फलियों को आजमाने का फैसला किया। उसने एक पत्थर उठाया और उन पर फेंक दिया। जोरदार धमाके के साथ पत्थर उड़ गया तो इस तरह मजदूरों को चोट लगी थी। लीना को लगा कि उसे उनके लिए कुछ करना होगा। वह एक गुफा में गई और सिस्टम को पुकारा। जो बीज आपने मुझे दिए थे उनसे लोगों को नुकसान हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है?
सिस्टम ने जवाब दिया, अगर तुम उनके साथ नरमी से पेश आओगी तो वे तुम्हें अपने फल देंगे। लीना को शक हुआ और वो सोचने लगी कि नरमी का क्या मतलब है। उसने मीठी मुस्कान बिखेरी और धीमी आवाज में कहा, क्या यह नरमी है? बगल में खड़ा शॉन अपने होठ हिलाए बिना नहीं रह सका। साइलस ने खुद इसे आजमाने का फैसला किया। वह अपने बड़े सांप के रूप में बदल गया और सूरजमुखी के पौधों को पानी दिया। सूरजमुखी के पौधे हल्के से हिलने लगे और बीज लगने के डर से सब चिप गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूरजमुखी ने साइलस पर हमला नहीं किया और उसे अपने बीज भी दे दिए। सब दंग रह गए, यह सच में काम कर गया। लीना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पौधों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। उसने एक सूरजमुखी को धीरे से सहलाने की कोशिश की और वह झुक कर उसे प्यार से सहलाने लगा। ये पौधे अविश्वसनीय रूप से अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की तरह ही उनका अपना व्यक्तित्व हो। पर्याप्त सूरजमुखी के बीज इकट्ठा करने के बाद साइलस ने लंबी फलियों को आजमाने का फैसला किया। उसने बस उन्हें हल्के से छुआ और फलियां अपने आप गिर गई। पता चला कि जब तक आप पौधों के साथ दयालुता से पेश आते हैं वे बहुत ही मित्रवत होते हैं। लीना ने सोचा, इन पौधों का इस्तेमाल दुश्मनों से बचाव के लिए करने का ख्याल आया। सूरजमुखी मशीन गन की तरह काम कर सकते थे और पटाखे जैसी लंबी फलियां एक बेहतरीन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली साबित हो सकती थी। इसीलिए उसने सिस्टम को बुलाया और अपने सारे क्रिस्टल बीजों के बदले दे दिए। अब वह कंगाल हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को प्रोत्साहित किया और क्रिस्टल पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करना होगा। उसके निर्देश अनुसार जनजाति के चारों ओर सूरजमुखी और लंबी फलियां लगाई गई। उसने अपने आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को जाल बनाना भी सिखाया। सभी चौकित थे। ऐसा करने का एक तरीका है। कैसर ने अगले दिन इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन शॉन ने सभी को जाल लगाने के लिए नेतृत्व किया और कैसर शिकार को लुभाने का प्रभारी था। जब शिकार जाल के करीब आता तो वह उछलकर पेड़ की एक डाली पकड़ लेता और शिकार जाल में गिर जाता। शॉन ने सभी को और जाल खोदने का आदेश दिया ताकि जनजाति के पास आने वाला कोई भी दुश्मन उसमें गिर जाए। कैसर ने बेहद प्रभाव के लिए गड्ढों में नुकीले लकड़ी के खंभे लगाने का सुझाव दिया। शॉन के होठ फड़फड़ाए। यह थोड़ा डरावना है। साइलस ने बेहतर असर के लिए खंभा पर अपना जहर लगाने का भी प्रस्ताव रखा। सब मुस्कुराए। जो भी उसमें गिरता या तो मर जाता या तो अपाहिज हो जाता। लीना ने जाल के चारों ओर निशान लगा दिए ताकि उनके अपने लोग गलती से उसमें न गिर जाए। तभी आसमान में शूलिंग नाम का एक पक्षी आया और चुपचाप लीना को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे उसे कोई बड़ा तोहफा देना चाहिए। उस रात जब सब थके हारे सो रहे थे, साइलस की आंखें अचानक खुल गई। उसे अपने ही लोगों की गंध आई और वह तुरंत जांच करने चला गया। उसने गंध का पीछा किया और आगे सांप जैसे दिखने वाले जानवरों का एक बड़ा समूह देखा। उनका सरदार भेड़ियों के कबीले का पुराना दुश्मन था। साइलस समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है और जल्दी से कबीले को चेतावनी देने के लिए वापस मुड़ गया। दुश्मन ने भी उसकी मौजूदगी भांप ली और तुरंत अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। साइलस उनसे पीछा नहीं छोड़ा सका। अपनी हताशा में उसने उनके बिछाए जाल देखे। जैसे ही सांप उसके पास पहुंचने वाले थे, उसने कुशलता से जालों से खुद को बचा लिया। समय रहते रुकने में असमर्थ सभी सांप पानी में गिर गए। साइलस ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में प्रवेश किया। शॉन सांप हार मानते हुए उसका पीछा करते रहे और सब्जी के बगीचे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बगीचे में प्रवेश करने वाले थे, सूरजमुखी के फूल खिलने लगे। बीज मशीन गन की तरह बरसाए जा रहे थे, जिसे सांप दर्द से कर्राते हुए भागने लगे। बीज बेहद शक्तिशाली थे और सांपों को भगाने में कामयाब रहे। यह देखकर सरदार गुस्से से दांत पीसते हुए भेड़ियों के कबीले की गांव को जलाने का फैसला किया। साइलस दौड़कर कबीले में वापस आया और शॉन को यह खबर दी। शॉन ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सांपों को पेड़ काटते देख सब हैरान रह गए। कैसर ने सिचुएशन का विश्लेषण किया। वे पहाड़ में आग लगाने की प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे दुर्त दुश्मनी का सामना करते देख कैसर और शॉन के चेहरे सीरियस हो गए। कैसर ने तुरंत फैसला लिया और अतिरिक्त सैनिकों को लाने चला गया। वह एक चट्टान पर चढ़कर पंखों वाले कबीले को ढूंढने गया। जूलियन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई पहाड़ में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? या तो अभी चले जाओ या हमारे साथ लड़ो। शूलिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे कौन है? डार्क मून मंदिर का एक दैव्य दूत और उसके अंगरक्षक।
यह सुनकर शोलिंग को मौका मिल गया। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। कैसर ने बाहें चौड़ाई। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी वह छोटी मादा चाहिए। कैसर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। पंखों वाले कबीले का सरदार दंग रह गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शोलिंग ने मजाक उड़ाया। क्या हम लड़ेंगे या पिछली बार की तरह भाग जाएंगे? लेकिन सरदार डरपोक था और लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। शोलिंग ने आह भरी, कभी शक्तिशाली रहा पंखों वाला कबीला अब छिपकर किनारे से तमाशा देखने पर मजबूर हो गया था। यह दयनीय था। पहाड़ की तलहटी में सांपों ने पहले ही गांव पर हमला कर दिया था और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। साइलस और शॉन हमले में सबसे आगे थे। शॉन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुश्मनों को जमा देने के लिए किया और साइलस ने अपनी पूंछ से उन्हें कुचल दिया। सब्जी के बगीचे को नष्ट होते देख कैसर गुस्सा हो गया। वह एक उग्र बाघ की तरह टूट पड़ा और दुश्मन डर के मारे इधर उधर भाग गए। पहाड़ की चोटी पर शूलिंग ने सरदार को समझाने की कोशिश की। हम डर के मारे अपना घर पहले ही खो चुके हैं। क्या अब हम डर के मारे अपने पंखों वाले कबीले के रूप में बची कुछ गरिमा भी खो देंगे? सरदार ने दांत पीसते हुए मुठ्ठियां भींच ली। उसे अपने दिवंगत पिता की याद आई। अगर मेरे पिता मुझे आज देख पाते तो वे बहुत निराश होते। जब शोलिंग ने देखा कि सांप पहाड़ को आग लगाने ही वाले हैं तो उसका दम घुट गया। उसने सरदार की ओर देखा। यह हमारा आखिरी मौका है। इतना कहकर उसने अपने पंख फैलाए और पहाड़ की तलहटी में मौजूद सांपों की ओर झपटा। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने आगे की एक तेज धारा छोड़ी जिससे सांप दर्द से चीखने लगे। शोलिंग आगे की लपटों में गिर गया जिससे सांपों का सरदार गुस्सा हो गया। पंखों वाले कबीले के सरदार ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। अंधेरे में चंद्रमा मंदिर के लोग पहाड़ की तलहटी में है। बदला लेने का समय आ गया है। इतना कहकर वह अपने पशु रूप में बदल गया। सभी पुरुष मेरे आदेश का पालन करें, हमारे घर की रक्षा करें और हमारे दुश्मनों को मार डाले। सभी पक्षी मानव दहाड़े हमारे घर की रक्षा करें और हमारे दुश्मनों को मार डाले। वे सब नीचे झपटे, अपने नुकीले पंजों से सांपों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ सांप छटपटाते चपटे हो गए। पंखों वाले कबीले को युद्ध में शामिल होते देख कैसर ने जोरदार दहाड़ लगाई। इससे भेड़ियों जैसे जीवों का मनोबल बढ़ गया। सांपों को भारी नुकसान हुआ और उनके नेता ने सिचुएशन को अपने पक्ष में ना पाकर जंगल में पीछे हटने का आदेश देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं समझा। लेकिन कैसर और बाकी लोग उसे जाने देने वाले नहीं थे। यह देखकर साइलस तुरंत अपने बड़े शरीर में बदल गया और उसका पीछा करने लगा। उसने उसे पूरा निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोला लेकिन चूक गया। चालाक नेता एक बबून में बदल गया और एक तेज कटार लहराई। दोनों ने एक साथ हमला किया। साइलस लापरवाह था और उसके सिर में वार हो गया। उसके सिर में एक जोरदार धमाका गूंजा, मानो कुछ टूट गया हो और उसी समय एक रहस्यमय शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई जिससे उसका वंश जागृत हुआ और वह एक बड़ा जानवर में बदल गया। दुश्मन इतना डर गया कि उसके दांत किटकिटाने लगे और वह झाड़ियों में छिपने के लिए भागा। साइलस की आंखें खोजी पत्तियों की तरह चमक रही थी। अपना निशाना पहचान लिया और बबून पर झपटा। बबून समय पर बच नहीं पाया और उसकी पूंछ से उसे जोरदार चोट लगी जिससे वह खून उगलते हुए नदी में गिर गया। अपने नेता को हारा हुआ देखकर बाकी सांप भागने लगे लेकिन पलक झपकते ही साइलस उनके सामने आ गया। ऐसा भयानक दैत्य का सामना करते हुए सांप डर से कांप उठे। साइलस ने अपना मुंह चौड़ा खोला और बिजली और आग की एक चमक के साथ सारे सांप उस शक्तिशाली बल में समा गए और मर गए। जंगल के पक्षी डर से इधर उधर भाग गए। कैसर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शॉन जांच करने जाना चाहता था लेकिन कैसर ने उसे रोक दिया। वहां की राक्षसी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, अंदर जाने से पहले सावधान रहना। उसी समय लीना को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ की अंगूठी गर्म होने लगी। उसे कुछ बुरा महसूस हुआ और उसने जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोला, एक लबादा ओढ़ा और बाहर भाग गई। उसके सामने का सीन चौंकाने वाला था। पक्षी हर जगह उड़ रहे थे और जमीन लाशों से भरी पड़ी थी। तभी शोलिंग उसके पीछे आया। तुम पहाड़ से नीचे क्यों आई हो? कैसर और बाकी लोगों के साथ कुछ हुआ है? प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। शोलिंग शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया, मानो उसके मन में कुछ बुरे ख्याल चल रहे हो। हाँ, वह उसके सामने झपटा। मुझे चूम लो और मैं तुम्हें ले चलूंगा। लीना हैरान रह गई और मुंह फुला लिया। यह पक्षी कितना परेशान करने वाला है। शोलिंग ने आग में घी डाला। अगर तुम और देर करोगी तो शायद उनका कुछ भी ना बचे। लीना ने दांत पीसते हुए हिम्मत जुटाई।
उसने उसके गाल पर जल्दी से एक चुम्बन दिया और फिर झट से पीछे हट गई। क्या इतना काफी है? शूलिंग अभी भी उस पल का आनंद कुछ ज्यादा ही तेजी से ले रहा था। लीना कुछ कह नहीं पा रही थी। क्या तुम कभी सीरियस होगे? शूलिंग थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना काफी है। इतना कहकर उसने उसे पकड़ा और हवा में उड़ गया। इसी बीच कैसर और शॉन घने जंगल में दाखिल हुए और विशालकाय साइलस को अविश्वास से देखा। साइलस ऐसा कैसे हो गया? वह कई गुना बड़ा हो गया है और उसका स्टार लेवल 5 गुना बढ़ गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और उसने अकेले ही सारे सांपों को मार डाला। तभी शूलिंग लीना के साथ वहां पहुंचा। कैसर और शॉन ने ऊपर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीना जल्दी से उनके पास दौड़ी। शूलिंग बड़बड़ाया। वह बस मेरा इस्तेमाल करती है और फिर मुझे फेंक देती है। लीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पूछा कि साइलस कहाँ है? कैसर और शॉन दोनों ने बगल में देखा और लीना ने आखिरकार उसे वहां लेटे हुए दिखा। उसका मुंह खुला रह गया। साइलस की यह हालत कैसे हुई? उसके अंदर पंखों वाले राक्षसों का खून है। कैसर और शॉन दोनों दंग रह गए। लीना उलझन में थी। पंखों वाले राक्षस क्या होते हैं? पंखों वाले राक्षस अतः खाई से निकले हुए दानव होते हैं। वे जानवरों जैसे इंसानों के मांस और खून पर जीते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वह जगह नर्क बन जाती है जहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं रहता। लीना ने पलट कर कहा, साइलस एक अच्छा इंसान है। वह पंखों वाला दानव नहीं हो सकता क्योंकि उसके पंखों वाले दानव वंश स्तूप है। शूलिंग ने साइलस के सिर में गड़ी कटार की ओर इशारा किया। यह कटार एक पंखों वाले दानव के हथियारों से बनी थी। इसने उसके वंश को जागृत कर दिया था। लीना का दिल बैठ गया। शूलिंग ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम उसे चाहती हो? मेरी नजर में वह पंखों वाला दानव नहीं है, वह साइलस है, हमारा परिवार। शूलिंग ने ताना मारा। क्या तुम्हें यकीन है? पंखों वाले दानव बहुत खतरनाक होते हैं। तुम्हारी दयालुता सबको मार सकती है। इतना कहते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह साइलस को मारने ही वाला था। लीना तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। शोलिंग ने कैसर और शॉन की ओर देखा। इस छोटी लड़की को पंखों वाले दानवों के खतरे का अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम दोनों को होना चाहिए। कैसर और शॉन हिचकिचाए। लीना ने अपनी बाहें फैलाकर साइलस को ढाल बना लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे निपटाना होगा। शोलिंग गुस्से से दांत पीस रहा था। लीना फूट फूट कर रो रही थी। शॉन ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, ठीक है, रोना बंद करो, हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। कैसर ने भी उसके आंसू पोंछे और साइलस को चोट न पहुंचाने का वादा किया। शोलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक पंखों वाले दानव को जिंदा रहने देने की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। लीना ने उसे जीभ चिढ़ाई। हमारे परिवार का मामला तुम्हारा काम नहीं है। कैसर साइलस के पास गया। क्या तुम यह खंजर निकाल सकते हो? शोलिंग ने कहा कि वे कोशिश कर सकते हैं। तो कैसर साइलस के सिर पर कूद गया और खंजर निकाल लिया। साइलस का शरीर तुरंत कांप उठा और वह धीरे धीरे अपने असली आकार में लौट आया, फिर वापस अपने इंसानी रूप में आ गया। शोलिंग हैरान था। दिलचस्प, वह सचमुच एक पंखों वाले दानव से वापस एक जानवर में बदल गया। लीना बेहद खुश थी। शोलिंग ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा और चला गया। लीना ने जमीन पर लेटे हुए साइलस को देखा। अपनी अंगूठी रगड़ने लगी और एक जानवर की खाल उसके सामने आई। धीरे से उसे ढक दिया। शॉन दंग रह गया। कैसर ने उसे चुप कराया। यह लीना की शक्ति है, किसी को मत बताना। शॉन ने अपना मुंह बंद कर लिया और जोर से सिर हिलाया। फिर कैसर ने साइलस को अपनी पीठ पर उठा लिया और वे सभी भेड़ियों के कबीले की ओर वापस अपने सफर पर निकल पड़े। सौभाग्य से जब वह जागा तो वह सब कुछ भूल चुका था। उसे जागा देख कर लीना को राहत मिली। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती मत करो। अभी सबसे जरूरी है आराम करना और ठीक होना। साइलस ने थकी हुई लीना को देखा जो उसकी देखभाल कर रही थी और उसका दिल दर्द से भर उठा। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी कैसर और शॉन अंदर आए। शॉन पंखों वाले राक्षस का जिक्र करने ही वाला था, लेकिन कैसर ने उसे चुप रहने का इशारा करके रोक दिया। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। वे सभी नाग राक्षस चले गए हैं, इसीलिए चिंता मत करो। साइलस ने सिर हिलाया और इसके बारे में और नहीं सोचा। लीना ने अपनी सारी सूखी मछलियां निकाली और उसके लिए सूप बनाने की प्लानिंग बना रही थी। यह देखकर कैसर को थोड़ी जलस हुई। उसने उसे उठाया और धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम्हें साइलस की इतनी अच्छी देखभाल करते हुए देख मुझे थोड़ा दुख होता है। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कैसर ने उसे गहराई से चूम लिया। अपराध बोध से भरी लीना ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। कैसर समझ गया कि वह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है और उन्होंने फिर से चुम्बन किया, लेकिन उनके प्यार के बीच में ही वह अचानक रुक गए। उसने थकी हुई लीना को देखा और चिंता से कहा,
मैं तुम्हें आराम करने के लिए बेडरूम में ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने उसे गोद में उठा लिया। लीना ने तुरंत कहा कि उसे आराम करने की जरूरत नहीं है, उसे अभी खाना बनाना है। कैसर ने साफ इनकार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से आराम करो ताकि तुम और भी स्वादिष्ट लगो। लीना बड़बड़ाई कि उसे आराम करने की जरूरत नहीं है। लीना जैसे ही वह लेटी उसे गहरी नींद आ गई। कैसर ने अपनी इच्छाओं को दबाते हुए धीरे से उसके गालों को सहलाया और उसके माथे पर एक हल्का सा चुम्बन दिया। तभी शॉन नाराज सा अंदर आया। मुझे लगता था कि तुम उसके साथ मस्ती करने वाले हो। इतना कहकर उसने अपने होंठ सिकोड़े और लीना के चेहरे पर चुम्बनों की बौछार कर दी। कैसर हैरान रह गया। तुम सचमुच मेरी हर बात की नकल करते हो। उस रात लीना चैन से सोई। अगले दिन जब वह उठी तो उसे जमाई आ रही थी। तभी बाहर शोरगुल हुआ। वह बाहर गई तो उसने उस खूबसूरत लेकिन चिड़चिड़े पक्षी शूलिंग को देखा। वह उसे देखकर बहुत एक्साइटेड था। बगल में खड़ा एक जानवर उसे नमस्कार करने ही वाला था कि शूलिंग ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। लीना, मैंने सुना है कि तुम एक शमन हो। मैं कुछ औषधि जड़ी बूटियां उधार लेने आया हूँ। तभी साइलस बाहर आया। जैसा ही उसने उसे देखा शूलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और शूलिंग भी उसे देखकर खुश नहीं लग रहा था। तनाव भापते हुए लीना ने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर उनकी नजरें छिपाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जानवर बहुत लंबे थे। उसके पास शूलिंग को जड़ी बूटियां देने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह उसे भगा सके। शूलिंग ने लीना के गाल पर चुटकी ली। मैं किसी और दिन फिर तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। इतना कहकर वह उड़ गया। लीना मन ही मन बड़बड़ाई, दफा हो जाओ। फिर उसने मुड़कर साइलस को चेतावनी दी, उस शूलिंग से दूर रहना, वह अच्छा नहीं। सांप ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। जी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लीना उसकी आज्ञाकारिता से पूरी तरह मुग्ध हो गई और मन ही मन उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। अगली सुबह शोलिंग फिर उससे मिलने आया। लीना हैरान रह गई। एक बड़े होकर क्या तुम हमेशा इतने बेफिक्र रहते हो? वह बेपरवाह था। जानती हो, मैं एक बड़ा हूँ और तुम अब भी मुझसे ऐसे बात करती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भेड़ियों के कबीले के लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा? लीना हंस पड़ी। तुम कंजूस, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम्हारे भुने हुए सूरजमुखी के बीज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे भी कुछ दे दो। लीना ने झट से बीजों को गले लगा लिया। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर तोड़ लो। यह सुनकर उसने अपने पंख फैलाए और चिंगारियां उड़ने लगी। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा और वह उसे रोकने के लिए दौड़ी। रुको, तुम मेरे सूरजमुखी खराब कर दोगे। वह शरारती मुस्कान के साथ बोला। क्या तुमने मुझे खुद तोड़ने के लिए नहीं कहा था? लीना कुछ बोल नहीं पाई और गुस्से में सूरजमुखी के बीजों का थैला उस पर फेंक दिया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ और भुने हुए बीज चाहता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी सारी मांगे हैं, क्यों ना तुम उड़ जाओ। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया। मैं उड़ सकता हूँ? लीना हैरान रह गई। बदबूदार पक्षी, दफा हो जाओ। घर वापस आकर वह बहुत गुस्से में थी और उसने अपने तीनों साथियों से पूछा कि उनमें से कौन शूलिंग को हरा सकता है। कैसर ने कहा कि पिछली बार वह सिर्फ इत्तेफाक से जीता था। शॉन ने कहा कि पूरी जनजाति मिलकर शायद जीत सकती है और साइलस ने यह भी कहा कि शोलिंगी की ताकत अतः थी और वह कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह सुनकर लीना निराश हो गई। उसने एक चिकन लेग उठाया और खाने लगी। अपने गुस्से को भूख में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शोलिंग उससे फिर मिलने आया। पहले सूरजमुखी के बीजों के लिए धन्यवाद के रूप में शोलिंग ने उसे एक कमल का बीज दिया। लीना ने बीज को हैरानी से देखा। उसने समझाया, यह कमल की आधी शाखा का बीज है। बस खून की एक बूंद और तालाब में फेंक दो और यह तैयार हो जाएगा। यह अपने आप उगता है। लीना ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की एक बूंद बीज पर गिरा दी। चमत्कारिक रूप से बीज तुरंत गुलाबी हो गया। एक्साइटेड होकर वह जल्दी से तालाब के पास गई और उसे उसमें फेंक दिया। बीज तेजी से बढ़ने लगा और पलक झपकते ही वह एक खिलता हुआ फूल बन गया। लीना हैरान रह गई। यह बिल्कुल कमल जैसा दिखता है। मुझे हैरानी है कि क्या यह कमल ही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पानी से कमल की जड़ें निकल आई। वह दंग रह गई जब फूल की कली उसकी ओर तैरती हुई आई और उसके हाथ को सहलाने लगी। वह हैरान थी। आजकल तो कमल भी आत्मा बन सकते हैं। उसने एक्साइटेड होकर नन्हे कमल से पूछा, क्या तुमने मुझे ये सारी कमल की जड़ें दी है? नन्हा कमल झूम उठा। अगर माँ को ये पसंद है तो ये सब माँ के लिए है। लीना ने कभी नहीं सोचा था कि एक कमल बोल सकता है और बस ऐसे ही उसे एक कमल जैसा बच्चा मिल गया। तभी शूलिंग आसमान में उड़ा। तुम दोनों अच्छे से घुल मिल रहे हो। नन्हे कमल ने उसे देखकर उसने एक्साइटेड होकर अपना सिर हिलाया और लगातार पुकारती रही, पिताजी।
लीना दंग रह गई। मुझे माँ कहना तो ठीक है, लेकिन यह पिताजी क्यों कह रहा है? क्या हो रहा है? शूलिंग के होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। आधा शाखा वाला कमल एक दुर्लभ प्रजाति है। यह एक पौधे से इंसान में विकसित हो सकता है। जो भी इसे जन्म से पहले खून पिलाता है वह इसका जनक बन जाता है। मैंने इसे तुम्हें देने से पहले अपने खून की एक बूंद पिलाई थी। लीना गुस्से में पैर पटकने लगी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया? वह थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मैंने किया। उसने मुट्ठी भींच ली। तुम कितने बेशरम हो। अपने घटिया माता पिता को झगड़ते देख नन्हा कमल तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश करने लगा। लीना ने उसे जल्दी से शांत किया। हम लड़ नहीं रहे, अब तुम वापस जा सकते हो। नन्हा कमल आज्ञाकारी होकर झूमता हुआ तालाब के बीच में वापस तैर गया। शूलिंग उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। अरे पत्नी, मेरे लिए कुछ सूरजमुखी के बीज बूंद दो। लीना ने मुंह बनाया और सूरजमुखी के बीजों का एक थैला उस पर फेंक दिया। दफा हो जाओ और वापस मत आना। उसने उसे आसानी से पकड़ लिया। तो हमारे बच्चे के बाद तुम मुझे त्याग रहे हो? कितने निर्दयी हो। इतना कहकर वह उड़ गया। लीना हैरान रह गई और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। वह इतना सुंदर है लेकिन इतना बेशरम क्यों है? उसने अपने कमल जैसे बच्चे को अलविदा कहा और कल वापस आने का वादा किया। फिर से बाजार का दिन था। स्टॉल पर जानवर जैसे दिखने वाले लोग उसके कमल की जड़ें और भुने हुए सूरजमुखी के बीज खरीदने के लिए टूट पड़े और सब कुछ बिक गया। पलक झपकते ही तभी शूलिंग पास आया। क्या सूरजमुखी के बीज बचे हैं? लीना ने आंखें घुमाई। क्या तुम्हें इतने सारे खाने से गले में खराश होने का डर नहीं है? उसने उंगली आगे बढ़ाई और एक छोटी सी लो दिखा दी। एक छोटी सी लो दिखाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आग से डरता हूँ? लीना हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे वे दोनों बिल्कुल अलग अलग सोच रहे हैं। सूरजमुखी के बीज सब सब बिक गए हैं। कुछ दिनों में वापस आना। उसने मुंह बनाया। आखिरकार मैं बच्चे का बाप हूँ। क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बचाए? शॉन ने यह सब सुन लिया। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं वह गलत ना समझ ले। शूलिंग ने आग में घी डाला। लीना और मेरा पहले से ही एक बड़ा बच्चा है। यह सुनकर शॉन गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या लीना का तुम्हारे साथ बच्चा कब हुआ? फिर शूलिंग ने नन्ही लोटस को बुलाया और दावा किया कि वह उनका बच्चा है। नन्ही लोटस लीना को बार बार माँ कहकर पुकार रही थी। शॉन का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। शॉन के चेहरे के भाव देखकर लीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक बच्चे के बारे में कैसे बताए। सब कुछ समझाने के बाद शॉन के कान झुक गए और उसने सावधानी से पूछा, अगर तुम्हारे पेट में बच्चा है तो वह मेरा ही होगा, है ना? उसने एक्साइटमेंट के साथ सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, वह तुम्हारा ही होगा। छोटा भेड़िया तुरंत चौकन्ना हो गया और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, लीना मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। शोलिंग उसे इतना आत्मसंतुष्ट देख चिढ़ाने का फैसला किया। लीना, मैं पहले अपने बेटे को घर ले जाता हूँ, तुम्हें भी जल्दी वापस आना चाहिए। शॉन उस पर चिल्लाया। वो हमारा घर है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शोलिंग हंसा। क्या पता। लीना का प्यार जीतने में असफल रहने के बाद शोलिंग मुफ्तखोर बन गया और बेशर्मी से उसके घर में रहने लगा। तुम सब वापस आ गए, अंदर आओ और आराम करो। लीना और शॉन हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह थोड़ा मुस्कुराया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं पहले वापस आ रहा हूँ? तुम लोग बहुत आलसी हो। कैसर ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। वह मुस्कुराया। मैं अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाने लाया हूँ। कैसर पूरी तरह से हैरान रह गया। और उसकी माँ कौन है? उसने ऐसे जवाब दिया जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। जाहिर है लीना। लीना इतनी गुस्से में थी कि वह खुद को गीला कर सकती थी। उसने उसकी ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। उन्हें कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने नन्हे कमल को बुलाया। छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ हमें त्याग रही है, हम क्या करें? नन्हा कमल झूम उठा और अपने लताए लीना की चारों ओर लपेट कर उसे शूलिंग की ओर खींच लिया और लगातार माँ और पिता साथ साथ का जप जप करता रहा। शूलिंग ने नन्ही कमल की तारीफ करते हुए कहा, कितनी समझदार हो। पिता ने तुम्हें यूं ही नहीं पाला। लीना हैरान रह गई और चुप ही रही। उसे लगा कि अगर कैसर ने यह सुन लिया तो हंगामा मच जाएगा। और सचमुच उसका चेहरा पहले से ही खतरनाक रूप से गुस्से से लाल हो गया था। उसने जल्दी से समझाया, कैसर तुमने अंगूठी पहनी है इसलिए तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि यह वैसा नहीं है जैसा वह कह रहा है। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसने सच में उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन लीना को लगा कि वह विश्वास नहीं कर रहा है और उसने जल्दी से शोलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की। कैसर जानता था कि शोलिंग उसके बारे में सीरियस है, लेकिन अंत में फैसला उसका ही था। शूलिंग ने दयनीय भाव दिखाया। लीना के होठ फड़फड़ाए। बस नाटक करते रहो। तभी सिस्टम की सूचना सुनाई दी, बधाई हो होस्ट, आपको एक विशेष कार्य प्राप्त हुआ है। लीना तुरंत एक्साइटेड हो गई।
एक मिशन के पुरस्कार तो जरूर शानदार होंगे। सिस्टम ने पौधों, खनिजों और शिकार से संबंधित मिशनों की सूची दिखाई। सिस्टम ने उसे खनिज मिशन चुनने का सुझाव दिया। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्यों? सिस्टम ने उसे बताया, इस मिशन को पूरा करने पर आपको क्रिस्टल मिलेंगे। लीना की आंखें चमक उठी। मैं अमीर बनने वाली हूँ, मैं खनन मिशन चुनूंगी। सिस्टम ने उसे याद दिलाया, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, असफल होने पर सजा मिलेगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। कैसा सजा? शुरुआती मिशन में असफल होने पर 7 दिन का कोमा होगा। उन्नत मिशन में असफल होने पर मौत होगी। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने खुशी हुई कि उसने उन्नत मिशन नहीं चुना था। फिर उसने एक कंपास निकाला और सिस्टम के निर्देश अनुसार उसे घुमाया। अगले ही पल कंपास बेवकूफ होकर घूमने लगा। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, क्या हो रहा है? सिस्टम ने समझाया, अगर कंपास की सुई घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके वर्तमान सिचुएशन पर खनिज की नस है। लीना आश्चर्यचकित और खुश दोनों थी। मेरे पैरों के ठीक नीचे खनिज की नस है, उसने अपने तीनों साथियों को बताया और उसने पूछा कि क्या उन्हें खुदाई करनी चाहिए। कैसर ने कहा कि अगर वे लापरवाही से खुदाई करेंगे इससे पहाड़ ढह सकता था और जनजाति का विनाश हो सकता था। लीना बहुत डरी हुई थी। वह लगभग डर के मारे कांप उठी और उसने कहीं और देखने का फैसला किया। खोज की समय सीमा में बस 3 महीने बचे थे, इसलिए वह घबरा गई थी। उसे डर था कि अगर वह असफल हुई तो बिजली गिर जाएगी और वह 7 दिन के कोमा में चली जाएगी। वह जल्दी से कैसर के साथ खनिज की नस खोजने निकल पड़ी। सब्जी के बगीचे से गुजरते हुए उनकी मुलाकात साइलस से हुई। उसने उसे हाथ हिलाकर अलविदा किया और वह साथ आने के लिए जिद करने लगा। दूसरे जानवरों ने उसे साइलस को ले जाने के लिए कहा। पानी देने का काम वे संभाल लेंगे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया, सांप के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और वे सभी खनिज की नस खोजने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में कंपास बिल्कुल स्थिर था। हालांकि उन्हें एक अजीब खोज मिली। साइलस को चिड़ियों के अंडों का घोंसला मिला। उसने पूरा घोंसला उठाया और लीना को दे दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ऐसा लग रहा था कि वह आदतन अंडे चुराता है। लेकिन कैसर को अंडे खाना पसंद नहीं था। लीना को उसे अंडे पसंद करवाने का एक तरीका सूझा। तेज धूप में उसने अंडे को धूप में तलने का फैसला किया। जल्द ही अंडा चटकने लगा और खुशबूदार हो गया। अपने हाथ में स्वादिष्ट अंडा देखकर कैसर खुद को रोक नहीं पाया और उसने बड़े चाव से उसे खा लिया। उसने थोड़ा सा अंडा साइलस को भी खिलाया। अंडे का स्वाद चखते ही लीना भावुक हो गई। उसे सचमुच एक अजीबोगरीब जीवलोक में तला हुआ अंडा खाया था। इस दुनिया में उसके माता पिता सब ठीक ठाक रहते हैं। तभी कैसर ने उसे पानी की बोतल दी और उसने उसे झटपट पी लिया। तो मेरा तला हुआ अंडा स्वादिष्ट था। वह थोड़ा मुस्कुराया। अंडे के मुकाबले मैं तुम्हें खाना ज्यादा पसंद करूंगा। लीना ने मुंह भर पानी उसके चेहरे पर थूक दिया। पैर से उल्टा लटका हुआ साइलस ने अपना सिर नीचे किया। क्या हुआ? लीना ने अजीब तरह से अपना मुंह पोंछा। कुछ नहीं। उसने स्थिर कंपास की सुई को देखा। थोड़ा उदास महसूस करते हुए साइलस उसे उदास देखकर अचानक अपने मुंह से क्रिस्टल का ढेर थूक दिया। लीना दंग रह गई। क्या उसके मुंह में कोई भंडारण स्थल था? जब से लीना नन्ही लोटस की मां बनी थी तभी से वह पक्षी पिता बनकर उसे परेशान कर रहा था। बार बार उसके दरवाजे पर आ जाता था। बच्ची अपनी माँ को याद कर रही थी, इसलिए मैं पिता होने के नाते उसे तुम्हारे पास लाया हूँ। लीना हैरान रह गई। उसने सोचा कि वह उसे इस तरह का क्लियर व्यवहार जारी नहीं रखने दे सकती थी। उसने उस अहंकारी पक्षी की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो जाकर कोई दूसरी मादा ढूंढ लो, परिवार बसाओ। भविष्य में इस तरह बात करना बंद करो। यह सुनकर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। नन्हा कमल डोलने लगा और उसे माँ कहकर पुकारता रहा। लीना ने खुद को संभाला और सीधे सीधे कह दिया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। शोलिंग की आंखें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने डर से कांपते हुए नन्हे कमल को ऊपर उठा लिया। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। यह मुस्कान वह खतरनाक लग रहा है। यह देख कर कैसर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और शॉन और साइलस भी जल्दी से उनकी चारों ओर जमा हो गई। उसने नन्हे कमल की कली को चुटकी से दबाया और धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं चाहती, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही नन्हा कमल आग की लपटों में गिर गया। लीना दौड़ी और उसे आग से बचाया। नन्हा कमल सिसकने लगा। माँ, दर्द हो रहा है। लीना ने उसे प्यार से पकड़ लिया और उस पर चिल्लाई, कम से कम यह तुम्हें पिता तो कहता है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? उसने अपने पंख फड़फड़ाए। बेपरवाह, क्या तुम हमारे बीच एक क्लियर रेखा नहीं खींचना चाहते थे? इसमें हम दोनों का खून है। अगर मैं इसे जला दूं तो तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगी। इतना कहकर वह उड़ गया। लीना ने छोटे कमल को धीरे से एक बर्तन में रखा, फिर अपनी उंगली काटकर अपना खून उस पर टपकाया। कली तुरंत खिल उठी।
उसने धीरे से उसके छोटे सिर को सहलाया। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, उस कमीने गहने की परवाह मत करो। शॉन जो उसके पीछे छिपा था यह देखकर शर्मा गया और मन ही मन बड़बड़ाया, यह छोटा फूल खुलेआम लीना से प्यार करता है, वह मेरा बच्चा कब पैदा करेगी। इस ख्याल के साथ ही वह अचानक उस पर झपटा, लेकिन ठीक उसी नाजुक समय में कैसर ने उसे खींच लिया। बाहर बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉन ने मुंह बनाया। अगर कुछ कहना है तो कहो, अगर पादना है तो पाद लो। लीना आज खनिज की नस ढूंढने गई है। चलो स्काइरट पर्वत पर मजबूत नस को खोदते हैं। साइलस और शॉन चौंक गए। पहाड़ खोदना यह कबीले के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन शॉन ने लीना के खातिर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने आदमियों को इकट्ठा करने वाला था, साइलस ने अपनी पहुंच से उसे पीछे खींच लिया। रुको, अगर हम खदान खोदते हैं तो क्या पहाड़ पर रहना हमारे लिए खतरनाक होगा? कैसर ने कहा, एक छोटी नस ठीक रहेगी, अगर यह बड़ी है तो हम कहीं और नए घर बना लेंगे। अगली सुबह लीना जब उठी तो उसने पाया कि 3 साथी जा चुके थे। उसने पहाड़ की तलहट शोर सुना और कैसर और साइलस को देखा। वह तुरंत उनके पास दौड़ी और कैसर की बाहों में कूद गई। उसने पूछा कि वे क्या खोद रहे हैं। उसने जवाब दिया, तुमने कहा था कि स्काइरट पर्वत की तलहटी में खनिज की नस है, इसे ना खोदना बेकार होगा। लीना भावुक हो गई, इसलिए तुमने अपना मन बदल दिया और मेरे लिए पहाड़ खोदने का फैसला किया। इसके बाद वह नदी पर गई। जैसे ही छोटे कमल ने उसे देखा, वह पानी से बाहर निकला और उत्साह से अपनी सुंदर शरीर को लहराने लगा। उसने अपना एक पत्ता तोड़कर उसे धूप से बचने के लिए दे दिया। उसने उससे कुछ और पत्ते मांगे और फिर खदान की ओर दौड़ पड़ी। एक पत्ता कैसर को और एक साइलस को दिया। दोनों को उन्हें पहनने के बाद काफी ठंडक महसूस हुई। तभी उन्हें तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ गड़बड़ है। मुखिया पंखों वाले कबीले के मुखिया से लड़ रहा है। लीना को अभी अभी मासिक धर्म शुरू हुआ था, लेकिन चिड़िया शूलिंग को लगा कि वह घायल है और उसकी देखभाल करने के लिए बेचैन था। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा कि वह ठीक है और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे गोद में उठा लिया। क्या तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हुआ है? यह सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। चुप रहो, क्या मैं गर्भवती लग रही हूँ? तो फिर क्या हुआ? मुझे मासिक धर्म शुरू हो गया ही। वह पूरी तरह से हैरान था। मासिक धर्म क्या होता है? और उसने समझाना छोड़ दिया। खैर, यह तो सामान्य बात है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाया और आखिरकार उसकी गुफा से चला गया। उस समय उसे बहुत बुरा लग रहा था। कपड़े बदलने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई और गद्दे के नीचे पंख देखे। तभी बाहर से निकली आवाज आई, यह ज्यादा गर्म और आरामदायक होगा। उसे समझ में आया, तो तुमने ये पंख यहाँ रखे हैं? शुक्रिया। उसे कुछ पंखों की परवाह नहीं थी और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाले शूलिंग का इतना नरम दिल भी हो सकता है। हालांकि वह सच में कहीं दूर नहीं गया था। वह उसे अकेला छोड़ने के लिए बहुत चिंतित था। अचानक उसने अपने पीछे से सराहट की आवाज सुनी और मुड़कर देखा कि वह साइलस खड़ा था। साइलस ने उसे देखकर नाराजगी जताई। यह हमारा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीना को खून बह रहा है। मैं चाहता था कि वह लेट जाए इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। साइलस गुफा में घुस गया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसके बगल में बाहर खड़ा शूलिंग थोड़ा मुस्कुराया। वह सांप उसका साथी भी नहीं है। उसे उसके इतने करीब रहने का क्या हक है? वह कितना बद्दा है। इस तीव्र जानलेवा इरादे ने छोटी लोटस को कांपने पर मजबूर कर दिया। माँ और पिताजी, प्लीज लड़ाई न करें। साइलस ने भी बाहर से तीव्र जानलेवा इरादे को महसूस किया। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा गुफा को भी भेद सकती थी। यह शूलिंग का क्या रहस्य है? इसी बीच शॉन और पितृवंशी जनजाति का मुखिया एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। जब लीना ने यह खबर सुनी तो वह तुरंत वहां पहुंची। वह बीच बचाव करने ही वाली थी कि शूलिंग ने उसे रोक दिया। नहीं, पुरुषों के बीच लड़ाई में कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन वह जाने के लिए दृढ़ थी और उसे पकड़कर पीछे खींचना पड़ा। यह देखकर कैसर ने उसे उससे छुड़ा लिया। उन्हें लड़ने दो। अपनी भड़ास को अंदर दबा कर रखने से बेहतर है कि उन्हें निकालने दिया जाए। यह दोनों के लिए अच्छा है। उसने सिर हिलाया और चुपचाप शॉन का समर्थन किया। शूलिंग ने उसे देखा और उनकी आंखें मिली। वह गुस्से से बोली और नजरें फेर ली। उसने ताना मारा, तुम जितना ऐसे रहोगे उतना ही मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। उसी समय दोनों सरदारों ने लड़ना बंद कर दिया था। हालांकि कोई क्लियर विजेता नहीं था, फिर भी वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी लीना दौड़कर उनके पास आई। शॉन को घायल देखकर उसका दिल दुख से भर गया। छोटा भेड़िया अपनी पत्नी को देखा कर ढोल की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। दंपत्ति को सबके सामने प्यार का इजहार करते देख बगल में बैठा पक्षी कुत्ते का खाना मुंह में भर रहा था और शूलिंग को चिढ़ाए बिना नहीं रह सका।
तुम्हें इतनी छोटी मादा पसंद है, तुम्हारा स्वाद तो बिल्कुल अनोखा है। वह बस हंस पड़ा। वह छोटी सी प्यारी है, मैं उसे अपनी हथेली में पकड़ सकता हूँ और उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। पंखों वाले कबीले का सरदार हैरान रह गया और उसे भ्रमित होने के लिए चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। शूलिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। तुमने क्या कहा? इससे सरदार इतना डर गया कि वह अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। शॉन पंख वाले कबीले के साथ मिलकर खदान खोदना चाहता था और मुखिया तुरंत मान गया, लेकिन शोलिंग ने आपत्ति जताई। उसकी शरारती निगाहें लीना पर टिकी थी और लीना को ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर उसे घूर रहा हो। उस कीड़ी की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शॉन खुश नहीं था और उसने उससे उसकी शर्तें पूछी। कर सकते हो, अगर तुम पंखधारी जनजाति की प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान करोगे तो हम न केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि तुम्हारे साथ खनन भी करेंगे। साइलस और लीना ने बाहें चौड़ाई और शॉन इतना गुस्से में था कि उसकी मुट्ठियां भींच गई थी। लीना ने उसे जल्दी से शांत किया। वनस्पति और जीव जंतुओं की संपूर्ण मार्गदर्शिका में बांझपन के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। पक्षी मानवों में हंगामा मच गया। शूलिंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। फिर बात शांत हुई। हम खनन में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान करोगी। इतना कहकर वह उसके सामने उड़ गया। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ देर पहले ही लीना नन्हे कमल के साथ खेल रही थी, तभी मोटी चमड़ी वाला पक्षी शूलिंग प्रकट हुआ। नन्हे कमल ने सबसे पहले अपने कंजूस बूढ़े पिता को देखा। लीना ने ऊपर देखा और उसे अपनी ओर घूरते हुए पाया। उसकी निगाहें गर्म और धुंधली थी। उसने जल्दी से अपनी छाती ढक ली। क्या देख रहे हो? वह शरारती मुस्कान के साथ बोला। पंखधारी जनजाति की प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे चल रहा है, इसमें समय लगता है। मुझे और जड़ी बूटियां ढूंढनी होगी। उसकी आंखों में चमक थी। जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वह अचानक उसके करीब आया और दिन का पहला चुम्बन उससे छीन लिया। नन्हे कमल ने झट से अपनी आंखें ढक ली। पापा कितने बेशरम है। उस पल शूलिंग की निगाहें बस लीना पर थी और वह उस पर जबरदस्ती करना चाहता था। उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई। नन्ही कमल उस पर चिल्लाई, पापा, माँ को परेशान मत करो। एक नाजुक समय में लीना ने अपना खंजर निकाला और उस पर वार किया। उसकी छाती पर एक घाव हो गया और वह निर्दोष लग रहा था। मैं बस तुम्हें चुमना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे चेतावनी दी कि वह छेड़छाड़ ना करे, वरना वह यह सुनिश्चित कर देगी कि पंखों वाले कबीले का कोई वारिस ना बचे। उसे डर था कि वह सच में उससे नफरत करेगी, इसीलिए उसने तुरंत माफी मांगी। मैं गलत था, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इतना कहकर उसने उसके करीब आने की कोशिश की। उसने तुरंत अपना खंजर उठा लिया। जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। लेकिन वह धीरे धीरे उसके करीब आता गया। लीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह दंग रह गई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसे याद आया कि वह कितना भयानक हो सकता था। कैसे उसने साइलस को जान से मारने की भी इच्छा जताई थी और उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर वह सच कह रहा है तो मुझे उसे तुरंत और पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर रंगोटी खड़ी हो गई। आंखों में बस एक मुस्कान थी। शोलिंग ने कहा कि वह मजाक कर रहा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी बाहें उठाई और धीरे से उसके बालों की एक लट को ऊपर उठाया। मुझे पहले से ही कोई पसंद है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। उसने घृणा से उसका हाथ झटक दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह कौन है? अगर तुम मेरे बच्चों को जन्म देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने पर विचार करूंगा। वह हैरान रह गई। प्लीज अपना राज अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। उसने जीभ चटकाई और मुंह बनाया। तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। वह अजीब तरह से हंसी, इस बात से अनजान कि वह जिसके बारे में बात कर रहा था वह खुद थी। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और बिस्टमैन ने एक स्काईरट पर्वत पर एक शानदार किला बना लिया था। लीना मैश किए हुए आलू बना रही थी, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। बधाई हो होस्ट, ग्रोथ क्वेस्ट शुरू करने के लिए प्लीज जनजाति की आबादी बढ़ाए और उसके क्षेत्र का विस्तार करे। यह सुनकर उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द पंख वाली जनजाति की मादाओं को गर्भवती करना होगा। घर लौटकर वह सोच में डूबी हुई थी कि क्या उसे भी बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी शॉन अंदर आया, पूरी तरह भीगा हुआ। पानी उसके मजबूत पेट से नीचे बह रहा था। लीना उसे देखते ही मोहित हो गई। उसकी आंखें चमक उठी। कैसर और शॉन उसे हैरानी से देखने लगे और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे जैसे ही ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में परिवर्तित हुई, लीना ने
जानवरों को अपने फल और सब्जियां बेचने के लिए प्रेरित किया और व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसने गुफा में एक स्नानगाह भी बनवाया और उसमें मेज कुर्सियां और पलंग लगवाए। मादाएं बहुत खुश थी और उन्होंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि वह स्वर्ग से भेजी गई कोई देव शमन जैसी है। जैसे ही भेड़ियों का कबीला फल फूल रहा था, अचानक लोमड़ियों की आत्माओं का एक समूह आ गया। एक लोमड़ी ने खुलेआम लीना के साथी को चुराने की कोशिश की। उसने अपने कुल्हे हिलाए और कैसर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन कैसर ने उसकी बात नहीं मानी और उसे बेरहमी से दूर फेंक दिया। लेकिन लोमड़ी लगी रही। जब विनम्रता से काम नहीं बना तो उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह अपना शरीर देने को तैयार है। इस साहसी बयान से लीना और पूरे समूह को दंग कर दिया। आसपास खड़े पुरुषों की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। बगल में खड़ी हैजल ने उसे कोहनी मारी, क्या तुम बस यही बैठी रहोगी? लेकिन लीना शांत रही। मुझे कैसर पर भरोसा है। और सच में उसकी बाहें तन गई और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसकी जानलेवा निगाहें किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह थी और लोमड़ी ने सहज ही उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसने बिना सोचे समझे उसे दूर धकेल दिया। माफ करना, मेरा पहले से ही एक साथी है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। हजल ने खुशी से कहा, शाबाश। और उसे इतना अच्छा साथी मिलने पर बधाई दी। वो उसके बगल में बैठ गया और करीब झुककर आधे मजाक में फुसफुसाई, क्या तुम खुश हो कि इतनी खूबसूरत लोमड़ी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया? उसने धीरता से जवाब दिया, मुझे वो पसंद नहीं है। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे कई बार चूमा। धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम सबसे खूबसूरत हो। वह बहुत खुश हुई, लेकिन फिर भी बोली, मीठी मीठी बातें, मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाली। टुकराई हुई हरी बालों वाली लोमड़ी एक कोने में आहे भर रही थी। अचानक भूखे बड़ियों का एक झुंड वह आया और उसे घर लिया। सभी अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें बस कैसर पर थी और उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस रात भेड़ियों के झुंड ने एक बड़ी आग जलाई और कुशलतापूर्वक मांस भूना। मादा लोमड़ी की आत्माओं को हैरानी हुआ कि भेड़ियों का कबीला आग से नहीं डरता था और वे खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। उसने सुंदर कैसर को देखा और मन ही मन सोचा, यह इतने शक्तिशाली आत्मा पशु के साथ वे जरूर से एक शक्तिशाली जनजाति बनेंगे। तभी किसी ने लीना को पुकारा। यह छोटा भेड़िया शॉन था। लोमड़ियों की निगाहें मजबूत शरीर वाले शॉन पर टिकी थी, खासकर जब उन्होंने उसके ऊपरी शरीर पर हल्का तारानुमा निशान देखा। वह मानो लाट टपका रही थी। कबीले का मुखिया भी उसे देखकर अपनी निगाहें नहीं रोक पाया। हरे बालों वाली लोमड़ी चौंक गई। यह मुखिया शॉन भी एक आत्मा पशु है। लोमड़ी और भी गुस्सा इस बात पर आया कि हर कोई लीना की चापलूसी कर रहा था। हरे बालों वाली लोमड़ी ने अपने दांत पीन से लिए, धिक्कार है उस दुबली पतली लड़की पर। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? और हद तो तब हो गई जब शॉन ने लीना को सबको दिखाने के लिए बाहर खींच लिया। क्या मेरी साथी खूबसूरत है? लीना को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए और उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मुझे छोड़ दो तुम गंदे आदमी। कैसन मुस्कुराया और उसे एक मांस की सिंक थमा दी। शॉन ने मुंह बना अपनी पत्नी की ठुड्डी उठाई और उसे चूमा। कैसर की आंखें सिकुड़ गई और तुरंत उसकी आंखों से बिजली का एक झटका निकला, जिससे शॉन इतना चौंक गया कि वह गिर पड़ा। कैसर ने लीना को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराया, मुझे मुकाबला करना चाहते हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। शॉन गुस्से से दहाड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो। बगल में खड़ी लोमड़ी आत्माएं दंग रह गई। वे हमें पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। तभी उन्हें आसमान में हलचल सुनाई दी। पंखों वाली जनजाति के पक्षी जैसे जानवर भी मजे में शामिल होने आ गए थे और वे सभी नीचे झपटे। उनमें ठंडा और सुंदर शूलिंग भी था। उसे देखते ही सभी लोमड़ी मादाएं बेहोश हो गई। हरे बालों वाली लोमड़ी चौंक गई। यह शूलिंग है, पंखों वाली जनजाति का सबसे ताकतवर पुरुष। वह उसके बारे में कुछ सोचते हुए हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन लोमड़ी जनजाति का मुखिया उससे पहले ही उसके पास दौड़कर आ गया। तुम कितने आकर्षक जानवर हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और हल्की सी मुस्कान दी। मेरा नाम तुम इसे जानने के लायक नहीं हो, बेवकूफ औरत। गुलाबी बालों वाली लोमड़ी कांप उठी और गुस्से से आग बबूला हो गई। किसी भी पुरुष ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। उसने घृणा से ताली बजाई। कितनी गंदी हो तुम, पता नहीं कितने पुरुषों ने तुम्हें छुआ होगा। लोमड़ी अब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उस पर झपटी। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसका हाथ तुरंत आगे की लपटों में गिर गया। यह देखकर दूसरी लोमड़ियां शोर मचाने लगी और जल्दी से उस पर पानी डालकर आग बुझाने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहते ही वह पलक झपकते ही उसके सामने आ गया।
और वह तुरंत पीछे हट गई और भाग गई। लेकिन हरे बाल वाली लोमड़ी को अभी भी उस ठंडे और उदासीन पक्षी को जीतने की उम्मीद थी। वह लीना और उसके समूह के पास बैठ गया। मुझे कुछ सूरजमुखी के बीज दो। लीना ने आंखें घुमाई और अनिच्छा से उसे एक थैला दे दिया। तभी छोटी लोटस दौड़कर बाहर आई और उसे पुकारने लगी, पापा। लीना को पसीना आ गया। लोटस, उसने तुम्हें लगभग जला ही दिया था, तुम अभी भी उसे पापा क्यों कह रही हो? वह बेवकूफी ढंग से मुस्कुराया, यह हमारे खून के कॉन्ट्रैक्ट के कारण है, मुझे से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीना ने छोटी लोटस को उससे दूर रहने को कहा, लेकिन वह बस प्यारी सी अदाएं दिखा रही थी। अचानक उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई दी और हरे बाल वाली लोमड़ी नाचती हुई उनकी ओर आई। उसने अपने मोहक शरीर को लहराया और पुरुषों के मुंह में पानी आ गया। लीना हैरान थी, इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो नाचना जानते हैं। लोमड़ी ने शूलिंग के साथ हर कदम पर छेड़छाड़ की और एक चक्कर लगाने के बाद उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसके होठ उसके ठंडे चेहरे को सहलाया। उससे एक अनोखी खुशबू आ रही थी और यहाँ तक कि कैसर और शॉन भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। लीना जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। पहले तो उसे लगा कि वे लोमड़ी में दिलचस्पी ले रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे नहीं है। लोमड़ी जरूर कुछ कर रही है। उसने उसे लुभाने के लिए अपने सारे आकर्षण का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि वह सफल होने ही वाली है, लेकिन वह नहीं माना। तुम बदबू मार रही हो, दूर जाओ। उसने उसे धक्का दिया। लोमड़ी की खुशबू से मदहोश होकर नन्हा कोमल जोर से डगमगाया और फिर अचानक रूप बदलकर उसकी बाह पर काट लिया। लोमड़ी दर्द से चीखी और नन्हे कोमल को खरोचने ही वाली थी कि लीना चिल्लाई, रुको। कैसर और शॉन भी होश में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। शूलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लोमड़ी को जमीन पर पटक दिया और दहाड़ा कूदिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी लोमड़ी जैसे खुशबू का इस्तेमाल करने की? छोटी कमल लोमड़ी की गंध से व्याकुल होकर रूपांतरित हो गई और लीना को अपने चारों ओर लपेट लिया। छोटी कमल डरी हुई है, शाओब सिसक रही थी। लीना हैरान रह गई। कुछ ही पल पहले इतनी उग्र होने के बाद अब उसमें डरने की हिम्मत कैसे हुई? कैसर को लोमड़ी के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह तुरंत लीना के सामने खड़ा हो गया। उस लोमड़ी से सावधान रहो, वह अपनी गंध का इस्तेमाल कर रही है। शॉन गुस्से से आग बबूला हो गया। एक बार लोमड़ी की गंध के वश में आ जाने पर कोई भी अपना होश खो बैठता है और कठपुतली बन जाता है। और उस समय लोमड़ी अभी भी अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। शूलिंग हवा में उठा और अपने हाथों के इशारे से आगे का एक गोला उसकी ओर बढ़ा, जिससे वह रोने लगी और उससे बख्शने की भीख मांगने लगी। उसने लपटों को वापस खींच लिया। उसका चेहरा ठंडा था। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं तुम्हें राख में जलने का स्वाद चखाऊंगा। तभी एक जानवर उसके पास आया। हैजल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह उसका भाई था। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। भाई, वापस आओ यहाँ। लेकिन छोटा भेड़िया पहले ही मोहित हो चुका था और उसने लोमड़ी को उसके समूह तक पहुंचाने में मदद की। लोमड़ियों के कबीले का मुखिया गुस्सा हो गया। लोमड़ियों द्वारा बेचा गया यह जादू एक निषिद्ध कला है। इसे बनाने के लिए तुम्हें मादाओं के शव कहाँ से मिले? हरे बालों वाली लोमड़ी ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन सबूत एक साथ थे और उसका अंत जरूर था। मुखिया भेड़ियों के कबीलों को छोड़कर चला गया और बाद में उससे निपटने की प्लानिंग बनाई। हरे बालों वाली लोमड़ी जमीन पर गिर पड़ी। लीना ने राहत की सांस ली। लकीली नन्ही लोटस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वरना तुम सब कठपुतली बन जाती। नन्ही लोटस शर्माते हुए झिझकी, कुछ नहीं हुआ था। हैजल ने अपनी भाई को लोमड़ी के साथ देखकर दांत पीस लिए। आई ना वापस आओ। लोमड़ी दयनीय लग रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन भेड़िया उसे उसके कबीले तक वापस ले जाने के लिए धीर था और उसके साथ चला गया। यह देखकर कैसर और शॉन ने हरी बाल वाली लोमड़ी से छुटकारा पाने का फैसला किया। तभी साइलस कुछ शराब लेकर आया और पूछा कि क्या हुआ था। शॉन ने कहा कि वह किसी मुसीबत में फंस गए थे। उसने एक्साइटेड होकर अपने दांत दिखाए। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसे एक ही बार में निगला न जा सके। उसने लीना को शराब से भरी एक बांस की नली दी और उसने उस एक अनुभवी शराबी की तरह पी लिया। शॉन तब तक पीता रहा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया, लेकिन कैसर ने पीने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार जैसी गलती करने से डर रहा था। तभी एक छोटा भेड़िया का बच्चा उसके पास दौड़कर आया और उसे पापा कहकर पुकारा। यह हैजल का बच्चा था। कैसर को बच्चों से इतना प्यार करती देख लीना के मन में उसके साथ एक नन्हा बाघ का बच्चा पैदा करने का ख्याल आया। जब वो सोच में डूबी हुई थी, तभी शॉन ने अचानक पीछे से उसे गले लगा लिया और उससे बच्चे पैदा करने के लिए जिद करने लगा। वह हैरान रह गई। वह फिर से नशे में था, लेकिन जब उसने जनजाति की आबादी बढ़ाने के मिशन के बारे में सोचा तो उसने शराब उठाई और पीने लगी। उसके तीनों साथी पूरी तरह से हैरान थे। शॉन भी नशे में था और साइलस उसे अपने पूंछ से खींच कर वापस ले आया। कैसर ने लीना को वापस ले जाने की पेशकश की।
पीने के बाद उसे गर्मी लगने लगी और वह मिशन के बारे में सोचने लगी। फिर उसने उसे गले लगाया और नदी में नहाने जाने की जिद की। वह नदी पर गया। वह धीरे धीरे पानी में उतरी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। वह तुरंत अपने इंसानी रूप में बदल गया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। चांदनी में वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उनकी नजरें मिली और वह एक दूसरे को चूमने से खुद को रोक नहीं पाए। 2.5 घंटे बाद उसने सोचा क्या जल्द ही मेरा अपना बच्चा होगा। जब वे गांव लौटे तो उन्हें भेड़िए शॉन के रोने की आवाज सुनाई दी। साइलस ने उसे बताया कि वह वापस आया था और तुम्हें ढूंढ रहा था। जब वह तुम्हें नहीं पा सका तो वह छत पर बैठकर रोने लगा। लीना ने ऊपर देखा और चिल्लाई, शॉन नीचे आ जाओ, लोग तुम्हें देख कर क्या सोचेंगे। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर नन्हे बढ़िए की बेजान आंखें चमक उठी। वह उछलकर नीचे आया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर चुम्बनों की बौछार कर दी। मुझे छोड़कर मत जाओ। यह देख कर कैसर ने उसे थोड़ी देर अपने साथ रहने को कहा, इसीलिए वह उसे उसके कमरे में ले गई। वह दयनीय लग रहा था। मुझे पता है कि तुम कैसर को पसंद करती हो और तुम्हें साइलस के लिए भी दुख है, और तुम मेरी साथी सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि तुम्हें बनना पड़ा। उसने उसके कपड़ों को पकड़ लिया और थोड़ा और स्नेह पाने की भीख मांगने लगा। थोड़ा सा भी चलेगा। वह भावुक हो गई। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। इतना कहकर वह आगे झुकी और उसे जोर से चूमा। वह हैरान था कि उसने उसे खुद से चूमा था। उसकी आंखें अविश्वास और खुशी से भर गई और उसने उसे पलट दिया, बिस्तर पर लेटा दिया और उसके चेहरे पर चुम्बनों की बौछार कर दी। नन्हा भेड़िया शर्मा रहा था और हाफ रहा था। उस पल बस वे दोनों ही मौजूद थे। उनका मौन प्रेम हवा में घुल गया। बाहर साइलस ने उनकी धीमी फुसफुसाहट सुनी और उदासी से भर गया। तभी कैसर उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह लीना का साथी बनना चाहता है। वह एक पल के लिए घबरा गया, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? अगले दिन लीना इतनी थकी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। तभी कैसर एक गिली स्वादिष्ट फलों का रस लेकर आया। वह झट से उठी और रस पिया, लेकिन एक घूंट के बाद ही थूक दिया। उसने बगल वाले कमरे से लोमड़ी की आवाज सुनी थी। वह जल्दी से चादर हटाकर बिस्तर से उठने लगी, लेकिन उसकी पीठ की मांसपेशी में खिंचाव आ गया। कैसे दौड़कर उसके पास आया। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। उसने जल्दी से सिर हिलाया। अगर सबको पता चल गया कि मैंने कल शॉन के साथ हद से ज्यादा कर दिया था तो बहुत शर्मिंदगी होगी। वह हैजल के घर गई और उसे अपने भाई को लोमड़ी के साथ रहने के लिए डांटते हुए देखा, लेकिन भेड़िया मयूर पहले से ही उस पर मोहित हो चुका था और उसके साथ रहने के लिए धीर था। हैजल अपनी बात पर अड़ी रही। हालात अपने पक्ष में न देखकर लोमड़ी ने दयनीय होने का नाटक किया और कहा कि वह मयूर के बच्चे की गर्भवती है। मयूर ने इसकी पुष्टि कर दी और भेड़ियों के कबीले को छोड़ने की प्लानिंग भी बना ली। सभी लोग दंग रह गए। तभी मुखिया शॉन अंदर आया। उसकी निगाहें लोमड़ी पर टिकी थी। वह मयूर से अकेले में बात करना चाहता था और वे दोनों बाहर चले गए। कुछ देर बाद शॉन अकेला लौट आया। मीर ने लोमड़ी का पीछा करने का फैसला किया था। कुछ दिनों बाद लीना छोटे कमल के साथ खेल रही थी। तभी अचानक शूलिंग आया और पूछने लगा कि क्या उसने पंखों वाले कबीले की प्रजनन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली दवा बना ली है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से भूल गई थी। उसने जल्दी से बात बदल दी, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैंने कुछ प्रगति की है। उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम भूली तो नहीं हो है ना? उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उसे दीवार से सटा दिया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ ना बोलो। वह इतनी डरी हुई थी कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी और उसने जोर देकर कहा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। तभी शॉन दौड़कर आया। अरे मरे हुए पक्षी, क्या कह रहे हो? वह जल्दी से बच निकला। शॉन उसके सामने खड़ा हो गया और दहाड़ा। लीना पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, घमंडी पक्षी ने ताना मारा और अपने होठ चाटे। मैंने उठाया, अब तुम क्या करोगे? शॉन ने दांत पीसते हुए कहा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। लीना ने गुस्से में भरे छोटे भेड़िए को शांत होने के लिए कहा, शूलिंग मुझे पसंद नहीं करता, वह किसी और को पसंद करता है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। उसकी बातों पर उसकी आंखें फड़क उठी। शॉन को शक हुआ और उसने उसकी तरफ इशारा किया। फिर उसने तुम्हें क्यों छुआ? वह हंसी और बोली, वह बस बोर हो रहा है और किसी भी लड़की से फ्लर्ट कर सकता है। उसके होठ फड़क उठे। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी भी लड़की से फ्लर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बेताब दिखता हूँ? लीना ने शॉन का हाथ पकड़ा और उसे जाने को कहा। अगर उसका कोई और काम नहीं था, उसे और शॉन को पारिवारिक मामलों पर चर्चा करनी थी और किसी बाहरी इंसान का वहां होना ठीक नहीं था। वह बेवजह नाराज हो गया। हमारा एक बच्चा भी है, मैं बाहरी कैसे हूँ? उसने पलट कर कहा, तुम्हें इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये मानवा खत्म होती है। मिलते हैं, बाय बाय।